अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तितलियों के मौसम में आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है अफशां आफरीदी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। हिबा, क्या तुम फ्री हो? लो, आई एम प्राइसलेस। नहीं, मैं अनमोल हूँ। मेकअप को फाइनल टच देते हुए उसने कमरे में दाखिल होती रानिया को मुड़े बगैर मज़े से जवाब दिया था। माशाल्लाह, क्या बात है आपके अनमोल होने की। रानिया उसके जवाब से हिज उठाती उसके अकब में चली आई थी और जूं ही ड्रेसिंग टेबल के आईने में हिबा के अक्स पर नजर पड़ी तो चौंक गई। खुदा के लिए बस कर दो हिबा, आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आज गौहर आपी का निकाह है, तुम्हारा नहीं। उसे सर था पैर झिलमिलाता देखकर रानिया से रहा नहीं गया और आवाज़ दबाकर उसे मजीद सजने से बाज रखने की कोशिश की। पता जो था कि चची ने अपनी दुख्तर को इस हाल में देखा तो उसकी शामत आ जाएगी। पता है मुझे, तभी तो इतना लाइट मेकअप किया है। उसकी बेफिक्री हमेशा कितना कायम थी। और ये सच भी था कि उसका मेकअप बहुत डार्क नहीं था, मगर किया बहुत महारत से था, जिससे उसके नकुश मजीद तीखे हो गए थे। खास तौर पर आंखों के मेकअप ने उसकी कुशादा आंखें और भी हसीन बना दी थीं। उस पर मुस्ताद उसका लिबास, डल ब्रॉन्ज नफीस काम वाले ब्लैक गाउन में मलबूस, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में नाजुक ग्लोबन और हाथ में कांच की ब्लैक और गोल्डन चूड़ियां पहने वो हद दर्जा दिलकश लग रही थी। बहुत खूब। दूसरों की शादियों पर तुम्हारा ये हाल है तो अपनी शादी पर क्या करोगी तुम? रानिया ने उसे सरता पैर सराहती नजरों से देखा था। वो सब छोड़ो, फिलहाल ये बताओ, लग रही हूं ना गजब? हाइलाइटर लगाकर वो रानिया की तरफ घूम गई थी। बहुत। और अब चची के गजब का सामना करने के लिए भी तैयार रहना, रानिया ने स्ताइशी नजरों से उसे देखते हुए कहा था। ओहो भाई, कुछ नहीं होता। मैंने तायम्मा से इजाजत ली थी मेकअप करने की, वो खुद ही अम्मी को संभाल लेंगी। वो मुस्कुराई। सच तो ये है कि आज मेरे हुस्न जहां सोच के आगे कोई ठहर नहीं सकेगा। आईने में खुद को देखते हुए वो पुर यकीन थी। और चची की डांट के आगे आप भी ठहर नहीं सकेंगी मोहतरमा हिबा बहजाद। अभी भी वक्त है, मेकअप ना सही, ज्वेलरी ही थोड़ी हल्की पहन लो। रानिया ने उसे बाज रखने की नाकाम कोशिश की। हरगिज नहीं, वो जी जान से इनकारी थी। सच में हिबा, अगर मैं जानती कि तुम्हारे ये इरादे हैं तो भाभी का ये सेट तुम्हें कभी ला कर ना देती। रानिया इस वक्त को कोस रही थी जब उसकी बात मानी थी। कोई बात नहीं यारा, मेरे साथ रहोगी तो रफ्ता रफ्ता मुझे जान लोगी। पता नहीं तुम्हें जान लूंगी या तुम्हारी जान लूंगी, रानिया ने मसनूई गुस्से से कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो भाई लड़कियों, जल्दी चलो, अब्बा बुला रहे हैं। सबको वेन्यू पर जाने के लिए गाड़ियां आ गई हैं। उसी असना में सोनिया जल्दी जल्दी का शोर मचाती अंदर दाखिल हुई। माशाअल्लाह, आज तो हमारी हिब्बा पहचानी नहीं जा रही। सोनिया की नज़र उस पर पड़ी तो बेसाख्ता तौसीफी जुमला जुबान से निकला था। थैंक यू आपी, ये प्यार है आपका। वो लाड से उसके कंधे से लग गई, साथ ही रानिया को जताने वाली निगाहों से देखा। और इस प्यार के बाद जो डांट फटकार उन्हें चच्ची से मिलेगी उसका क्या? रानिया के सर पर चची जान का भूत सवार था। कुछ नहीं होता रानिया, चची को मैं संभाल लूंगी। आज खुशी का दिन है, इसलिए सबको खुश होना चाहिए। सोनिया ने मोहब्बत से उसके कंधे पर बाजू दराज किया तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। खानदान में सभी जानते थे कि चची का गुस्सा कैसा है। हिबा पर जिस कदर उनकी सख्ती थी, उसका लाव बालीपन भी उतना ही ज्यादा था। और फिर वही हुआ जिसका डरावा रानिया ने दिया था। माँ का सामना होने पर उसे सख्त सुस्त सुनने को मिली। हद होती है, ये क्या तरीका हुआ कि इजाजत मिली तो तुम बाल बाल मोती परोकर चली आई। कुछ अकल तुम्हें है या नहीं? कमारी लड़कियों को भला इस कदर सजने की क्या जरूरत है? प्लीज चची, आज के लिए जाने दें। देखे ना, वो कितनी मसरूर है। आज खुशी का मौका है, उसे भी खुश होने दें। सोनिया ने मिलती लहजे में कहा तो इन्हें बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ा। एक तो वक्त कम था, उस पर घर में मेहमान भी आ चुके थे। सबके सामने तमाशा लगाना भी ठीक नहीं था। आइंदा मैं तुम्हें यूं दुल्हन बने ना देखूं, समझी? उन्होंने उसे बेनक़्त सुनाने के बाद वार्निंग दी। जवाबन उसने चोर तबस्सुम को दबाते हुए ताबेदारी से सर हिला दिया था, मगर वो सभी जानते थे कि वो कितनी फर्माबरदार है। अगले महीने गौहर की रुखसती के लिए भी उसके कुछ ऐसे ही अज़ाइम थे और उसे उनसे बाज रखना कोई आसान काम नहीं था। उसने मेन रोड पर कायम जोज वेडिंग प्लानर के ऑफिस के सामने अपनी बाइक रोकी तो आसमां पर चमकते सूरज की तमाज़त ने उसे अपनी पनाहों में ले लिया। वो जिस वक्त ग्लास डोर धकेल कर ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, अंकल बशीर अपने बेटे हारून पर पूरी गरज चमक के साथ बरस रहे थे। हस्बे साबिक फिर हिसाब में गड़बड़ थी, साथ ही
कैटरिंग वाले के बिल का बकाया भी अब तक अदा नहीं हुआ था। लगता है आज हारून की खैर नहीं। आबनूसी मेज के दूसरी जानिब रखी रॉलिंग चेयर पर बैठे उमर ने उसे देखते ही हल्की आवाज में ख्याल जाहिर किया था। उसके चेहरे पर महफूज मुस्कुराहट खिल रही थी। जाहिर है बकरे की माँ कब तक खैर मना सकती है। हाशिर ने गहरी सांस भरकर सर झटका। ये तो है। एनीवे ये बताओ चाय पियोगे? उमर ने पूछा। नहीं, इस शदीद गर्मी में चाय पीने का कतन मूड नहीं। वो उमर के सामने रखी कुर्सी पर फरोकश होते हुए बोला। अरे गर्मी में ही तो चाय का मजा है। दरअसल गर्मी ही गर्मी को काटती है। वो शेर तो तुमने सुना ही होगा जिसमें शायर कहता है, लुत्फ़ चाहे तुझसे क्या कहूँ हाशिर, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। शदीद गर्मी में भी उमर के मिजाज की शोखी हनूज कायम थी। क्यों दाग की रूह को तड़पा रहे हो? अल्लाह के बंदे, कुछ ठंडा पीने को है तो दो। उसने बेजारी से उसे देखा था। वैसे आज तुमको जल्दी आ गए हो। गर्ल्स कॉलेज वैन आने में तो अभी आधा घंटा है। फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हुए उमर के लहजे में शोखी और चेहरे पर शरारत थी, जिस पर हाशिर ने उसे तुन तेवरों से देखा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, बशीर अंकल साथ वाले कमरे से बाहर निकलते नजर आए। उसने उठकर इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम हाशिर, क्या हाल है बेटा? विंदो को दे आए बकाया। उसे देखते ही बशीर अंकल के चेहरे पर से गुस्से के आसार गायब हो गए थे। जी अंकल, ये रही रसीद। उसने जेब से रसीद निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया तुम्हारा। इस नाहंचार हारून को 6 दिन से कहा हुआ था ये काम, मगर उसे और इन उमर साहब को तो हंसी ठट्टों से ही फुर्सत नहीं। साथ खड़े उमर पर एक खफगी भरी निगाह डालते हुए उन्होंने कहा तो उमर बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। शुक्रिया की कोई बात नहीं अंकल, मुझे ट्यूशन पढ़ाने इस एरिया में जाना था। उसने मरवत भरी संजीदगी से जवाब दिया। हालांकि इस शदीद गर्मी में बाइक पर इतनी दूर जाना उसके लिए बहुत तकलीफ दे रहा था। जीते रहो। बशीर साहब ने मुशफिक लहजे में दुआ दी और फिर तुम तेवरों से उमर की तरफ पलटे। मेरे आने तक तुम दोनों ऑफिस से बाहर जाने का सोचना भी मत। काम सीखना है तो संजीदगी अख्तियार करो, समझे? जी फूफा जी, आप फिक्र ही ना करें। उमर ने मस्कीनियत तारी करते हुए ताबेदारी से सर हिलाया। मगर बशीर साहब का मूड हुनूस बिगड़ा रहा और वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गए। उफ! इनके जाते ही उमर गहरी सांस खारिज करते हुए धम से कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठा था। वैसे 21 तोपों की सलामी के हकदार हैं मेरी फूफी शकीला, जो 30 साल से इन हलाकू खान के साथ गुजारा कर रही हैं। उमर की जुबान पर खुजली हुई थी। हाशिर ने एक तायराना नज़र उस पर डालकर सामने रखे अखबार पर नजरें जमा दी थी। और 42 तोपों की सलामी का हकदार तो मैं भी हूँ, जो तुम्हारी गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ। उमर के बच्चे। इस दौरान हारून भी कमरे से बरामद हुआ था, जिसके तेवर काफ़ी कशीदा थे। वैसे यार हारून, एक बात तो बताओ कि आखिर ये अब्बा तुमने कहाँ से लभा है? उमर की ज़राफ़त फिर से फड़की थी। बको मत। हारून इस वक्त सख्त गुस्से में था। लो, इसमें बकने की क्या बात है? इंसान कभी तो अपनी औलाद को इज्जत कर ही लेता है, चाहे ईद के ईद ही सही। मगर तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार के लिए तो ये भी नागवार है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे अब्बा तुम्हें रोज गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। हारून के लहजे से तिलमिलाहट अयां थी। कहा, गार्ड ऑफ ऑनर तो नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे सौतेली अम्मा वो भी ऑनर पेश कर दी हैं हमारे सामने। यार क्या इंसान दूसरी शादी करते हुए अकल को हाथ नहीं मार सकता? एक तो उनकी सेकंड लेडी हमारी सौतेली अम्मा है, उस पर हद से ज़्यादा गोरी। यकीन करो हम सब सांवले सलोने लोगों में वो ऐसी लगती हैं जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक पर वाइट क्रीम की आइसनिंग। अब ऐसे खातून को तो कलमोही कहकर भी दिल हल्का नहीं किया जा सकता। उमर पटरी बदलकर अब अपने अब्बा की शान में कसीदा गोई शुरू कर चुका था। तो ज़रूरत ही क्या है दूसरों की मौज़ूज़ात बकने की? इससे दिल हल्का हो ना हो, नेकियों का पल्ला ज़रूर हल्का हो जाता है। हाशिर ने खुश्क लहजे में नसीहत से नवाजा। सही बात है, कुछ भी सही, वो तुम्हारी वालदा की जगह है, इनका अदब करना फ़र्ज़ है तुम्हारे लिए। हारून को बदला चुकाने का अच्छा मौका मिला था। हाशिर का साथ देते हुए शरारत से उमर को देखा। इंतहाई संगदिल इंसान हो तुम लोग। मजाल है जो बंदा तुम लोग से बात करके भी अपना दिल हल्का कर सके। उमर का मसनूई वावेला हमेशा की तरह बेअसर था। तो मत किया करो बात, हम इंसान हैं, किसी चर्च का कन्फेशन बॉक्स नहीं। उसने तपे तपे लहजे में उसे सुनाई। आज गर्मी की वजह से मूड वैसे भी नाखुशगवार था। इस पर उमर की बेतुकी बातें। बड़े अफसोस की बात है हाशिर, यहाँ मैं तुम्हें अपना हाले दिल, अपनी दुखी दास्तान सुना रहा हूँ और तुम हो के मुझे नसीहत कर रहे हो। सच है अल्लाह किसी को गधा बना दे मगर तुम्हारा दोस्त ना बनाए, और यहाँ तो अल्लाह ने दोनों ही काम कर दिए हैं। हारून की बरजस्ता बात पर हाशिर के लबों पे भी मुस्कुराहट उतर आई थी, जिस पर उमर भी खुशियाकर हंस दिया था। जभी तो तुम लोगों ने दोस्त बनाया है मुझे। हाँ, इसी का तो पछतावा है हमें। बहरहाल अब ये रजिस्टर उठाओ और रसीदों के नंबर नोट करके नए सिरे से हिसाब करो। अब्बा बहुत गुस्सा हुए हैं अभी मुझ पर। ये काम आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए।
हारून ने संजीदा होते हुए उमर को काम का बताया तो वो कसलमंदी से पैर पसार कर बैठ गया। कर लूँगा हिसाब भी मेरे यार, अभी कौन सी तारीख बदल रही है? फिलहाल तुम इस हाशिर से तो हिसाब लो ज़रा। ये 2 दिन से कहाँ गायब था? 2 बार आ चुकी है सजीला किताब वापस करने के बहाने। उमर ने खामोश बैठे हाशिर की तरफ इशारा किया, जो कोल्ड ड्रिंक पीने के साथ-साथ अब हारून का लैपटॉप ऑन करके कुछ मटीरियल डाउनलोड करने लगा था। अम्मा की तबीयत खराब थी 2 दिन से, उनका चेकअप भी करवाना था, इसलिए ट्यूशन भी पढ़ाने नहीं जा सका। इससे पहले कि उमर तो मार बांधता शुरू करता है, उसने मुख्तसर जवाब दिया, कमाल है यार हाशिर, तुम हमें तो बताते, हद होती है गैरियत की भी। हारून ने शाकी लहजे में उसे मुखातिब किया तो वो इस दर्जे अपनाए पर ममनून हुआ। ऐसी बात नहीं, बस कोई सीरियस मसला नहीं था इसलिए जिक्र नहीं किया। एनीवे मैं अब चलता हूँ, नहीं तो कोचिंग सेंटर पहुँचने में देर हो जाएगी। स्टूडेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसने यूएसबी पर फाइल कॉपी की और सरसरी अंदाज में जवाब देकर उठ खड़ा हुआ। और जो यहाँ कोई तुम्हारी राह देख रहा होगा उसका क्या? उमर ने शोखी से आंखें घुमाकर सवाल किया था, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, ग्लास डोर को धकेलकर अंदर दाखिल होती सजीला ने इन सब की तवज्जो अपनी जाने मबजूल की। माशाल्लाह उमर दराज पाएंगी मोहतरमा। उमर मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाया था। अस्सलाम वालेकुम। इन तीनों के माबैन छाने वाली खामोशी और 6 आंखों के बैक वक्त इर्तिकाज ने उसे नर्वस कर दिया था। वालेकुम सलाम। जीती रहो सजीला। सबसे पहले उमर ने खुश अखलाकी से जवाब दिया था, फिर बड़ी अपनाइश से सजीला के भाई की खैरियत पूछने लगा। क्या हाल है जलील, कैसा है? जी वो ठीक है, मैं दरअसल ये नोट्स वापस करने आई थी। सजीला ने उमर को जवाब देकर हाशिर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर छाई लातलगी उसके लिए तकलीफ दे थी। तभी बिला तमहीद आने का मकसद गोशगुजार किया और बैग से फाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई तो उसे लामहला मुतवज्जो होना पड़ा। भाभी ने बहुत शुक्रिया कहा है समरा बाजी को और सलाम भी, सजीला रुकते रुकते भी कह गई थी। अच्छी बात है, मैं आपा को पैगाम दे दूंगा। उसने उमर की शोक नजरों को नजरअंदाज करते हुए सजीला के हाथ से फाइल ले ली थी, फिर संजीदा लहजे में मुख्तसर जवाब देकर चुप हो गया तो लम्हा भर के लिए इन चारों के माबैन एक बार फिर खामोशी गूंजने लगी। मैं चलती हूँ। अब यकदम सजीला को एहसास हुआ कि उमर की शोक और हाशिर की संजीदा नजरें उसका घेराव कर रही हैं, तो जाने को पर तोले। ओके, अल्लाह हाफिज। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, हाशिर ने फौरन उसे अल्लाह हाफिज कहा तो लम्हा भर के लिए वो लब भींच कर उसे देखती रह गई और फिर तेजी से पलटकर ऑफिस से निकलती चली गई। बेमुरवती की हद है हाशिर मंसूर, कम अज कम इस बेचारी से चाहे पानी तो पूछ लेने देते। मेरे और तुम्हारे दोस्त की बहन है वो, बचपन से एक मोहल्ले में पल बढ़कर जवान हुए हैं हम सब। क्या हुआ जो अब इन लोगों ने मोहल्ला तब्दील कर लिया? हम कोई अनजान तो नहीं हैं इनके लिए, खास तौर पर तुम तो। उमर ने सजीला के जाते ही तासुब से कहा, बैक स्ट्रीट पर घर है इसका, वो घर जाकर खा पी लेगी इत्मीनान से, तुम्हें इतनी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं। अनजान ना सही गैर ज़रूर हैं हम उसके लिए। उमर की बात कता करते हुए उसने टुकड़ा तोड़ जवाब दिया और नोट्स की फाइल उसके कंधे पर मारी तो उसने फाइल हाशिर के हाथ से खींच ली। हाशिर ने लब भींच कर उसे बरहम नज़रों से देखा था। देखूं तो शायद तुम्हारे नाम कोई लव लेटर इन नोट्स में छुपाया गया हो। तेज़ी से सफ़ात पलटते उमर मुतवक्को लेटर तलाश कर रहा था और फिर यकदम एक सफ़े पर पहुँच वो रुक गया। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। एक गैर ने लिखा है कि तू गैर नहीं है, एक गैर ने लिखा है कि तू गैर नहीं है, लगता है कि इस बार तेरी खैर नहीं है। स्टॉप इट उमर, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। उसका वाकई मूड ऑफ हो गया था। फाइल उसके हाथ से वापस लेकर देखा था तो वो सफ़ा खाली था, जबकि उमर ढिठाई से हंस रहा था। हारून ने भी उसे तंबीह करती नजरों से देखा था। शर्म करो, आखिर तुम कब इंसान बनोगे? हाशिर की आंखों से गजब झलकने लगा था। 50 साल बाद है तुम्हारे पास इतना टाइम? उमर पर कम ही किसी बात का असर होता था। ढिठाई खत्म थी उस पर। मुस्कुराकर सवाल किया तो चंद सेकंड्स गुस्से से उसे घूरते रहने के बाद वो मायूसी से सर झटक कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। आज का दिन उसके लिए बहुत सख्त था। अरे फजूल इंसान, क्यों बेतुका बकते हो तुम? हाशिर के सामने उसके मिजाज और हालात का पता है ना तुम्हें? उसके जाते ही हारून ने उमर की क्लास लगाई थी। हाँ पता है, मगर साथ ही सजीला के घर की भी खबर है मुझे। उसकी अम्मी रिश्ते देख रही हैं उसके लिए। और ये खालिस्तन जनाना मालूमात कहाँ से मिली तुम्हें? हारून ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। काम वाली उस दिन घर आई तो मेरे सामने ही भाभी को बता रही थी, उमर ने लापरवाही से जवाब दिया तो हारून ने तासुब से भवें सकेड़ी। ओह, फिर अब क्या होगा? होना क्या है, यहाँ ये साहब बहादुर मास्टर्स करने और ट्यूशन्स पढ़ाने में लगे हुए हैं। यही हाल रहा तो बहुत जल्द सजीला बेगम किसी और की डोली में बैठकर रुखसत हो जाएंगी और हाशिर समेत तुम भी उसकी शादी पर बारातियों के लिए कुर्सियां लगाते रह जाना। उमर ने भयानक नक्शा खींचा। तो हमारा तो काम ही दूसरों की बारातों पर कुर्सियां लगाने का है, अब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उमर की पेशन गोई पर हारून ने संजीदगी से कहा तो जवाबन वो हंसकर रह गया। मगर ये भी सच था कि वो दोनों हाशिर मंसूर के दिल के राजदार थे। दिल से चाहते थे कि
उनका दोस्त अपने हिस्से की खुशियां हासिल करे, मगर वो दोनों इस हकीकत से भी वाकिफ थे कि पिछले साल होने वाली हाशिर की छोटी बहन की शादी पर लिए हुए कर्जे और उसकी आपा की बढ़ती हुई उम्र के बायस शादी ना होने की वजह से इस वक्त हाशिर मंसूर के लिए अपने बारे में सोचना आसान नहीं था। मगर दिल कब किसी की सुनता है, उसकी अपनी आंखें होती हैं जिनसे वो ख्वाब देखने का आदी होता है। हाशिर मंसूर के लिए भी अपने दिल को सपने बुनने से बाज रखना आसान नहीं था। अम्मा, आप मुझे अपनी दवाओं वाला नुस्खा दे दीजिएगा, आज मैं वापसी पर खरीद लाऊंगा। नाश्ता खत्म करते हुए उसने अम्मा को मुखातिब किया था। हमें किसी और डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए हाशिर, ये डॉक्टर तो बहुत महंगी दवाएं लिख देता है। अम्मा ने तफक्कुर से कहा तो उसने नजर उठाकर इन्हें नरमी से देखा। मुझे कल एक जगह से ट्यूशन की फीस मिल गई है, मैं ले आऊंगा दवाएं, आप इस बारे में तसल्ली रखें। एक हल्की सी मुस्कुराहट समेत उसने माँ को मुतमईन करना चाहा था। तसल्ली रखने से दवाएं नहीं आती बेटे, जब तक तुम्हारी कोई मुस्तकबिल जॉब नहीं लग जाती। ये सारे खर्चे पूरा करना आसान नहीं। अम्मा की अपनी फितरात थी जो बेजाना ही थी। चंद माह हुए सजीला की फैमिली जो घर के ऊपरी मंजिल पर सालों से मुकीम थी, ज़ाती मकान खरीद कर दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो गई तो उन्होंने नए किराएदार रख लिए थे, किराया भी बढ़ा दिया था। मगर पिछले साल होने वाली नाइला की शादी के कर्ज की वजह से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। आज एक जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कामयाबी हो। रसानियत से कहता वो इन्हें अपने दिल से बहुत करीब लगा। मेरी हर दुआ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। वैसे जॉब क्या है? बशीर अंकल के एक जानने वाले ने दूसरे कोचिंग सेंटर में ट्यूटर की जॉब बताई है। सेंटर वैसे यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर पोश एरिया में होने की वजह से सैलरी अच्छी है। उसने इन्हें बताया तो वो आसुदगी से मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें हलाल रिस्क के हसूल में आसानी अता करे बेटा। उसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर उन्होंने दुआ दी तो वो आमीन कहकर अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया तो अम्मा के लबों से गहरी सांस खारिज हो गई। हाशिर को यूं देखकर शदीद तासुफ इन्हें घेर लेता था। उनका हंसता बोलता बेटा कैसा खामोश और कमगो हो गया था। अब्बा की नागहानी मौत और अचानक सर पर पड़ जाने वाली घर की जिम्मेदारियों ने उसकी मुस्कुराहट को गहरी सोच में बदल दिया था। वो वक्त से पहले ही बहुत मुदब्बर हो गया था। जहाँ ये बात उसके लिए इत्मीनान का बाइस थी, वहीं वो उसे खुद से बिछड़ा देख कर मलूल भी हो जाती थी। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में हलाल कमाई के हसूल के लिए उसकी तगोदो अम्मा को तफक्कुर में मुब्तला कर देती थी। या अल्लाह मेरे बच्चे को थकने ना देना, इससे पहले कि माली मुश्किलात उसके सब्र के पैमाने को लबरेज कर दें। रिस्क फराक कर देना ए हम सबके राज़िक। दुआया कलमात उनकी जुबान नहीं दिल से अदा हो रहे थे। समरा बेटा, हाशिर के जाने का वक्त हो गया है, उसका टिफिन बना लाओ अब। किसी गहरी सोच से निकलकर अम्मा ने समरा को आवाज़ दी जो रात के बचे सालन के साथ ताज़ा रोटी बनाकर टिफिन में रख रही थी। ये लो हाशिर, टिफिन तैयार है। समरा बाहर आई तो उसे अपना मुंतजिर पाया जो आज इंटरव्यू पर जाने के लिए आम दिनों से हटकर तैयार हुआ था। नेवी ब्लू ड्रेस पहन पर लाइट ब्लू शर्ट में मलबूस नफासत से बाल बनाए वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। शुक्रिया आपा। उसने टिफिन लेते हुए बहन को तशक्कुर से देखा था। कितने अच्छे लग रहे हो हाशिर, ऐसे तैयार होकर हमेशा ऐसे ही रहा करो। समरा आपा ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा था, जिस पर वो होले से मुस्कुरा दिया। फिर फाइल उनको दी। ये रहे आपके नोट्स जो सजीला कल हारून के ऑफिस दे गई थी, मैं कल देना भूल गया था। साथ में आपको शुक्रिया और सलाम भी भेजा है। अपने इकलौते ब्लैक जूते पहनते हुए उसने बहन को पैगाम भूम पहुंचाया। ये बूट्स वो सिर्फ ऐसे मौके पर इस्तेमाल करता था, वरना अरसा हुआ उसने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। तुमने कहा नहीं सजीला से कि हमसे भी मिलने घर आया करे? नाइला नहीं आती तो वो भी दिनों शक्ल नहीं दिखाती हमें। समरा आपा ने फाइल थामते हुए मुतबस्सम नजरों से उसे देखकर खास लहजे में कहा तो उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, इन्हें अकब से आवाजें देने का कोई फायदा नहीं होता आपा। जिसे मिलना हो वो खुद लौट आता है। इसके बजाय रसानियत भरे लहजे में एक गहराई थी। समरा आपा के चेहरे पर इख्तलाफ राय एकदम झलका था। कभी कभी जाने वाले इस डर से भी नहीं पलटते कि क्या मालूम उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हों। मुमकिन है ऐसा ही हो। बहरहाल अगर उससे फिर कहें मुलाकात हो तो आपका पैगाम दे दूंगा। अब चलता हूँ, आप गेट बंद कर लें। कसदन इस मौजू को टालते हुए संजीदगी से कहता वो गेट की तरफ बढ़ गया था। समरा ने मुतासफ नजरों से उसे जाते देखा, जिसने अपनी आंखों में सजे अवलीन ख्वाब को ताबीर देने का ख्याल ही जैसे अपने दिल से निकाल दिया था। अब हाशिर मंसूर की आंखों में सवाए तासुफ और पछतावे के कम ही कुछ नजर आता था। आंखों का कहना मान के दिल हारने वाले लोग अक्सर पछताते हैं। आंखों का कहना मानकर दिल हारने वाले लोग अक्सर पछताते हैं। आंखें ही रहती हैं, ना दिल ही होता है जब वापस आते हैं। ताहम आज के सुकून आवर हकीकत ये थी कि उसे इंस्टीट्यूट में जॉब मिल गई थी, जिसमें बशीर साहब की वाकफियत के साथ साथ उसके तजर्बे का भी हाथ था। पहले कोचिंग सेंटर के मुकाबले में यहाँ सैलरी ज़्यादा थी, मगर वो बैक वक्त दोनों जगह पढ़ा नहीं सकता था क्योंकि दोनों के औकातकार एक ही थे। लिहाजा उसे पुरानी जगह से रुखसत लेना पड़ी। नतीजतन आमदनी का मसला
किसी हद तक वहीं आकर टिक गया था, जिसमें किस कदर इजाफा तो हुआ मगर वो नाकाफी था। जान क्यों निकली जा रही है तुम्हारी? बहसाद चचा ने बुलाया है तुम्हें या किसी जल्लाद ने? जरा अपना चेहरा तो देखो आईने में, लगता है अभी अभी किसी भयानक ख्वाब से जागी हो तुम। सोनिया ने अपनी किताब एक तरफ रखते हुए खासी संजीदगी से उसे देखा था, जो पिछले 20 मिनट से कमरे में चकफेरियां खा रही थी। उफ सोनिया भी, मुझे बताइए मैं क्या करूं? मुझे पापा से बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? हाथ मलती हिबा इस वक्त सख्त वहशत ज़दा नजर आ रही थी। होना क्या है? कत्ल होगा तुम्हारा, और वो भी अपने वालिद के हाथों। पास बैठी रानिया ने मजे से कहा था। चुप कर जाओ तुम। उसने जी छोकर कुशन दे मारा था उसे। हाँ, मैं चुप कर जाती हूँ और तुम सर पकड़ कर रोती रहो। जब टेस्ट की तैयारी का टाइम था तो इस वक्त तुम्हें गौहरबाजी के निकाह की तैयारी से ही फुर्सत नहीं थी। रानिया ने तंजी अंदाज में उसे दिताड़ा। बस कर दो रानिया, अब ये सब कहने का क्या फायदा? मसले का कोई हल तो बताओ, सोनिया ने संजीदगी से टोका। सोनिया आपी, आप पापा को कन्विंस करें ना कि मैं नहीं पढ़ सकती मेडिकल, मेरे बस का रोग नहीं है। दूसरी बार भी एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी हूँ मैं, और जो एफएससी का दूसरा साल रिपीट किया था वो वाकई वक्त अलग ज़ाया हुआ। वो अफसरदगी से कहती सोनिया के पास टिक गई। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मेरे कन्विंस करने के मुंतज़िर होंगे ना कि जो ही मैं कहूँगी वो तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे? मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत कर लो, अब रोने धोने से क्या होगा? सोनिया तासुर से सर हिला रही थी। मगर मैं क्या करूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कमज़ोर सी आवाज़ निकली। तुमसे दोनों बड़े भाइयों ने मेडिसिन पढ़ा है, बहसाद चचा भी डॉक्टर हैं, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे? पढ़ाई से तुम्हारी जान क्यों जाती है लड़की? तुम जियोगी कैसे? क्योंकि बहसाद चचा तुम्हें बगैर पढ़े तो जीने नहीं देंगे। अच्छा ये सब छोड़ें और ये बताएं कि अब मैं पापा को कैसे फेस करूं? प्लीज़ आप मेरे साथ चलें, उन्होंने कब से बुलाया हुआ है मुझे। घड़ी पर नजर डालते उसने उजलत का मुजाहरा किया तो सोनिया ने उसे घूरा। लड़की, तुमने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी मुश्किल बना दी है। सचिन का महासर करने के लिए तुम मेरी गर्दन पतली नजर आती है, जो हर बार मुझे घसीट कर ले जाती हो, इसलिए आती हूँ मैं मैके। उसने जवाब क्या देना था, बस चुपचाप खड़ी रही तो सोनिया को तरस आ ही गया। अच्छा चलो अब। वो उसे साथ लेकर चली। ताहम बहसाद साहब के कमरे तक पहुंचने तक उसकी हालत नागुफ्ता हो चुकी थी। सोनिया ने निगाहों ही निगाहों में तसल्ली दी, मगर फिर भी अंदर दाखिल होते हुए उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कोने के स्टडी टेबल पर रखी किताब को गौर पढ़ते बहसाद साहब ने आहट पर नजर घुमाकर इन दोनों की तरफ देखा था, फिर बैठने का इशारा करते हुए किताब बंद कर दी। तो इस बार भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तुमसे? ऐनक उतार कर एक तरफ रखते हुए उन्होंने अदालत लगा ली थी। जी पापा, उसने नादिम लहजे में इतराफ़ किया था। टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था क्या? या तुमने ध्यान से तैयारी नहीं की थी? उनके मामूल के लहजे में आज सख्ती के साथ खफगी भी थी। तैयारी तो अच्छी थी पापा, मगर पता नहीं क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस साल तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना जा रहा हूँ और तुम्हारे ये करतूत हैं। खेल कूद हंसी मजाक सब में दिल लगता है तुम्हारा, नहीं लगता तो पढ़ाई में नहीं लगता। बच्चे ये अंदाज नहीं होते कुछ बनने के, जिंदगी में तरक्की करने के लिए। हस्बे साबिक वो लेक्चर दे रहे थे। छोटे भैया और बड़े भैया के बार भी इनके यही अंदाज और यही अल्फाज थे। उसे कुछ नयापन नहीं महसूस हुआ, ताहम सर शर्मिंदगी से झुकता जा रहा था। ये मेरी आखिरी वार्निंग थी, अब की बार एंट्री टेस्ट क्लियर करना है तुम्हें, समझी? और हाँ, इस हफ्ते मैं नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा रहा हूँ और इस बारे में किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी। उसे साफ साफ वार्निंग देते हुए उन्होंने ऐनक उठाकर पहनते हुए सोनिया को भी तमही अंदाज में देखा और कुछ बोलने से रोक दिया, जिसकी सिफारिश पर पिछली बार हिबा के लिए घर पर ही एक ट्यूटर का इंतजाम किया गया था, मगर इस बार बहजाद साहब ने सारे रास्ते मसदूद कर दिए थे। वो दोनों कमरे से निकली तो मुंह लटके हुए थे। हिबा ने तो बाहर निकलते ही रोना शुरू कर दिया था। सोनिया ने हमदर्दी से उसे देखा। पागल हो क्या? भला इसमें रोने की क्या बात है? बहजाद चचा तुम्हारी बेहतरी और भलाई ही के लिए ऐसा कर रहे हैं बुद्धू। कमरे में लाकर उसे बिठाते हुए वो प्यार से समझा रही थी। मैं जानती हूँ आप ही मुझसे नहीं हो सकेगा ये मनहूस टेस्ट पास। डॉक्टर बनने के चक्कर में कहीं पढ़ पढ़ कर जहनी मरीजा ही ना बन जाऊं मैं। इस बार तो फिर 70% मार्क्स मिल गए थे, अगली बार तो शायद ये रिजल्ट भी ना आए। सुसु करते हुए उसने वसौक से कहा तो सामने बैठी रानिया चिढ़ गई। तो फिर उसके बाद अगली सांस भी नहीं आएगी तुम्हें मेरी जान? रानिया ने बेजारी से दखल दरमाकुलात की तो वो उसे घूर कर रह गई। फिर ये सोनिया आप ही की तसल्लियां थी, या शायद वो खुद भी ज्यादा देर रोना धोना नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप हो बैठी। अब उसकी रूटीन पहले से कुछ ज़्यादा सख्त हो गई थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर अमूमन वो हारून के ऑफिस आता और वेंडर के बाद जबात वगैरह लेकर वहीं से ट्यूशन के लिए रवाना होता और फिर सबसे आखिर में कोचिंग सेंटर पर अपनी ड्यूटी अंजाम देकर मगरिब के बाद ही घर पहुंचता था। उस शाम भी थका मांदा घर में दाखिल हुआ तो अंदर कमरों से आने वाली खुशगपियों की आवाज़ों ने नायला की आमद की इतला दी। उसकी शादी के बाद जब भी वो आती घर में ऐसे ही चहल पहल हो जाती थी। सजीला की आमद भी नायला के आने से मशरूत थी।
इस वक्त भी हाशिर मंसूर के जहन में सजीला का ख्याल सख्त हब्स में ठंडी हवा के किसी खुशगवार झोंके की तरह दर आके उसकी थकन समेटने का सबब बना था। कुछ लोग जिंदगी के कांटों भरे रास्ते में सायादार दरख्त की मानिंद होते हैं, जिनकी मौजूदगी सफ़र की थकान को कुछ कम कर देती है, मगर ये सब वो सजीला पर जाहिर करके उसे झूठे ख्वाब नहीं दिखा सकता था। सो मसलहतन इसी में थी कि उसे हर मुमकिन हद तक नज़रअंदाज ही किए रखे। मसलिहतें भी कई किस्म की होती हैं। कभी तो इंसान तक सच्चाई इसलिए भी जाहिर नहीं करता क्योंकि उसे उस दुख का एहसास हो जाता है जो अपनी अजीज़ हस्ती को इस तल्ख सच्चाई के इंकशाफ से होता, और कभी इसलिए भी कि ज़ख्म खुरीदने से उसके मंदमिल होने का वक्फा बढ़ जाने का अंदेशा भी होता है। ऐसी कितनी ही मसलिहतों ने हाशिर के कदमों को ठटका दिया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्र है आप आ गए। हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो बिना आहट किए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक समरा के कमरे से बरामद होने वाली नाइला ने उसकी राह रोक ली। मोहब्बत से कहती वो उसके कंधे से आ लगी थी, जबकि उसके अकब में खड़ी सजीला के चेहरे पर कुछ था जिसने हाशिर को चौंकाया था। आज सजीला ने हमेशा की तरह मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब देखने के बजाय लब भींच कर निगाह फेर ली थी। एक अजीब सी खफगी और एक अनजाना सा तासुफ उसकी आंखों से छलक रहा था। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? उसने किसी गहरी सोच से निकलकर शफकत से बहन का सर थपका। बहुत खुश, नाइला ने चहक कर जवाब दिया और फिर यकदम पलटकर सजीला की तरफ देखा। इतनी अच्छी खबर सुनाई है आज सजीला ने कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है। आपको पता है भाई, सजीला की बात तय कर दी है उसके घर वालों ने, और अब ये रुखसत होकर इसी एरिया में आ रही है जहां मेरी ससुराल है। नाइला ने उसके और सजीला के दिल की हालत से बेखबर मसरूर लहजे में इत्तला दी थी। आपके पसंदीदा गुलाब जामुन लेकर आई है, ये मुंह मीठा कराने के लिए। 1 मिनट रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझबाक से किचन की तरफ बढ़ गई थी। नाइला के जाते ही दोनों के मां बहन एक को दर आया था। दोनों जैसे किसी ख्ला में खड़ा महसूस कर रहे थे खुद को। मुबारक हो सजीला, मुझे यकीन है तुम खुश रहोगी। अपने चेहरे पर फैलते नारसाई के रंगों को एक शौरी मुस्कुराहट से मिटाते हुए हाशिर मंसूर ने चंद सेकंड्स में खुद को संभाल लिया था। आपको भी मुबारक हो, क्योंकि अब तो आप भी खुश होंगे। उसके दाएं जानिब से गुजरकर धीमे सुरों में कहती सजीला बैरूनी दरवाजे की दूसरी तरफ गायब हो गई थी, जिसके चेहरे से दुख आया था। मौसन वो मेरी आंख से ओझल हुआ जब मौसन वो मेरी आंख से ओझल हुआ जब सूरज था मेरे सर पे, मगर रात हो गई। उसकी शाकी लहजे की शिकस्तगी हाशिर मंसूर के लिए बड़ी करबनाक थी। उसने गहरी सांस भरकर नजर ओझल होती सजीला पर से हटाई और मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा था कि अम्मा के कमरे के बाहर खड़ी समरा से निगाहें चार हुईं, जिसके चेहरे पर अपनी माँ जाए के लिए करब था, रंज था। अभी भी वक्त है हाशिर, तुम कहो तो मैं अम्मा से बात करूं? समरा लपक कर उसके करीब आई थी। सरगोशी में सवाल किया। ज़रूर करें। इनसे कहिएगा शादी पर कोई अच्छा सा तोहफा दें, आखिर को वो लोग बरसों हमारे हमसाए रहे हैं। बहुत हक है उनका। मिठाई का डब्बा उठाकर लाती नाइला को देखते उसका लहजा पुरसुकून था और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने चंद लम्हों में खुद को संभाल लिया था। सब्र करो हिबा, पहले इन बुजुर्गों को गुजरने दो। रानिया ने उसे हाथ से पकड़कर पीछे खींचा था, जो गर्मी की शिद्दत के बाइस वह अजलत ग्लास डोर धकेलकर अंदर दाखिल होना चाह रही थी कि अचानक एक उम्र रसीदा शख्स उसकी साइड से निकलकर उससे पहले दरवाजे से दाखिल हो गया था। वैसे जवान बुजुर्ग की उम्र है ना, इन्हें काफ़ी पहले इस दुनिया से गुजर जाना चाहिए था। खुद को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर उसकी जुबान के ब्रेक फेल हो गए थे। क्या हो गया है हिब्बा? इतनी सी बात पर किसी को बददुआएं देते हैं भला? रानिया ने उसे घूरा था। तो क्या तोप से दागे जाने का इंतजार किया जाता है इस काम के लिए? हिब्बा ने शर्मिंदा हुए बगैर गुस्से से सवाल दाग दिया। एक तो रानिया उसे भरी दोपहर में ज़बरदस्ती इस बोरिंग इंस्टीट्यूट में घसीट लाई थी। उस पर मुस्ताद तायाबा की गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा था। उसका मूड सख्त ख़राब था। ऐसे में जब वो बिला ताख़ीर फुल एयर कंडीशन इंस्टीट्यूट में दाखिल होना चाह रही थी, इस उम्र रसीदा शख्स की ये हरकत उसके भड़क उठने का सबब बनी। अच्छा भाई चुप कर जाओ, सिर्फ 5 मिनट का काम है हमें यहाँ। तुम थोड़ी देर के लिए स्पून से कैफेटेरिया में बैठो, मैं अभी वापस आती हूँ। रानिया ने जिद होकर कहा तो वो मुंह फुलाकर इस जानिब देखने लगी जहाँ कैफेटेरिया का बोर्ड नजर आ रहा था। अब चाहे जो हो जाए रानिया, मैंने कह दिया कि मैं एक बार फिर एंट्री टेस्ट नहीं दूंगी। बस मैं ले रही हूँ इस साल BSc में एडमिशन। उसने सारा गुस्सा रानिया पर निकाला था, जो आज बहजाद साहब के कहने पर इस इंस्टीट्यूट में आई थी ताकि अगले मेडिकल एंट्री टेस्ट की कोचिंग के लिए मालूमात ले सके। हद हो गई है, मेरे साथ की सब क्लास फेलोज या तो BS कर चुकी हैं या शादी, और यहाँ मेरी ज़िंदगी को एक इम्तिहान बनाकर रख दिया है मेरे पेरेंट्स ने, जिसमें रोमांस नाम का कोई चैप्टर ही नहीं। वो रानिया से मुखातिब थी। बड़े अफसोस की बात है हिब्बा, एक डॉक्टर की बेटी और 2 डॉक्टर भाइयों की बहन होकर ये हाल है तुम्हारा।
तो ये कानून की किस किताब में लिखा है कि डॉक्टर के सब बच्चों को मेडिसिन ही पढ़ना चाहिए, और वो भी इस तरह गन पॉइंट पर? उसने तेवरी पर बल डालकर सवाल किया तो रानिया भी चिढ़ गई। तुम्हारी इन्हीं बातों का घर के बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तुम्हारी देखा देखी अब जैद भी पढ़ाई से दुखने लगा है। तुम जैसी फूफी के जेरे साया रहने का नतीजा है ये। रानिया ने बुरी तरह लिताड़ा था उसको, जिस पर वो भुना गई। चलो, अब ये क्रेडिट भी मुझे ही जाएगा, यानी कि हद हो गई। बस अब डीजल की कीमतें बढ़ाने का इल्ज़ाम लगना रह गया है मुझ पर, वो भी लगा दो। कमाल है। रानिया की इल्ज़ाम तराशी पर वो चटक कर बोली थी। अब अगर जैद का इंटरेस्ट नहीं इंजीनियरिंग में, तो क्यों भैया उस पर प्रेशर डाल रहे हैं? कोई दुख है भला इस बात की? प्यारी हिब्बा, इस टॉपिक पर घर जाकर बात करेंगे, फिलहाल तुम यहाँ कैफे में बैठो, मैं आती हूँ। रानिया ने सब्र का घूंट भरकर कहा। वक्त ही जाया होगा तुम्हारा। मैंने कहा ना कि मैं मजीद कोई इम्तिहान नहीं दूंगी। वो रानिया का रास्ता रोके खड़ी बहस कर रही थी कि अकब से किसी ने बहुत शास्ता लहजे में मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ कहीं बैठकर बात कर लें, ये रास्ता है। तो फिर आप भी अपना रास्ता नापें, यहाँ क्यों खड़े हैं? एड़ियों के बल मुड़कर इंतहाई बद इखलाकी से जवाब देती हिबा बहजाद सामने खड़े हाशिर मंसूर के माथे पर शिकने लाने का सबब बनी थी, जो अपने सीनियर हाशमी साहब के साथ खड़ा था। गो के वो हाशिर से मुखातिब नहीं, मगर उसके साथ खड़े हाशमी साहब के लिए हिबा का गुस्ताख अंदाज बहुत नागवार गुजरा था, जो अब अपनी नज़र की ऐनक उठाकर माथे पर रखते हुए कुछ कहने ही लगे थे। सॉरी सर, हम बस जा ही रहे थे। रानिया ने एकदम सिटपटाकर बात संभाली थी। सामने खड़े शख्स के तेवर उसे शर्मिंदा कर गए थे। साथ ही हिबा को भी एक जानिब खींचा और इन दोनों को इस तंग कॉरिडोर से गुजरने का रास्ता दिया। इस वक्त हिबा के मूड से कोई बैद ना था कि वो अपना गुस्सा इस अजनबी पर ही निकाल देती, इसलिए रानिया उसे घसीट कर कॉरिडोर के परली जानिब ले गई। मुझ पर या दूसरों पर रोब जमाने का कोई फ़ायदा नहीं हिबा। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ मज़ीद कहा तो मैं चचा को फ़ोन करके कह दूंगी कि तुम और किसी से नहीं, खुद उनसे पढ़ना चाहती हो। समझ में आया? फिर निपटती रहना अपने पापा से। रानिया का पारा एकदम हाई हुआ था, जिस पर वो खफगी से उसे देखती पैर पटक कर कैफ़े की तरफ आ गई थी। रानिया से कुछ बैद भी ना था, वो ऐसा कर भी सकती थी। निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने गहरी सांस भरकर कुछ सोचा और खुद को एक बार फिर टेस्ट देने के लिए जहनी तौर पर तैयार करने लगी। इस दौरान उसने देखा वो अजनबी एडमिन ऑफिस के पास खड़ा किसी से महवे गुफ्तगू था। लम्हे भर के लिए इन दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई थीं। हिबा को अपनी जरा देर पहले वाली बद इखलाकी याद आई, जिसका अक्स अभी तक उस अजनबी के चेहरे पर था। खिफ्त ने उसे आ घेरा, जिसका नोटिस ना लेते हुए हाशिर ने एक तायराना नज़र उस पर डाली और फिर अपनी क्लास की तरफ चल दिया। ताहम कॉरिडोर का मोड़ मुड़ने तक उसे अपनी पुश्त पर दो आंखों का इर्तिकास महसूस होता रहा था। सजीला की शादी की खबर हारून और उमर तक भी पहुंच गई थी। इन्हें ही सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना थे। उसके लिए घर पर रहना आसान नहीं रहा था। नायला शादी की तैयारियों से लेकर तमाम फंक्शंस के लिए मैके आ गई थी। आखिर को उसकी अजीज सहेली की शादी थी। समरा आपा की शाकी और नायला की मसरूर नज़रें उसके लिए तो दोनों ही इम्तिहान साबित हो रही थीं। सो वो अपनी सारी थकन लेकर जूज वेडिंग प्लानर के ऑफिस चला आता था। यहाँ इन दोनों ने उसका बहुत भरम रखा, हत्ता कि उमर ने भी अपनी शोक जुबान को तालू से लगा लिया था। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि खुद उसे भी दिल से इस बात का सख्त कलत था। वो जानता था कि हाशिर के लिए यह सब सहना आसान नहीं। सो खामोशी से उसका कंधा थपक कर अफसरदगी से मुस्कुरा दिया। तो वाकई शेर है मेरे यार। किस्मत को शिकस्त देने का यह भी तो एक तरीका है कि इंसान अपने आप को टूटने ना दे। हारून ने उदास मुस्कुराहट वाली गहरी नज़र हाशिर के चेहरे पर जमाई थी, जो अपने अंदर हजार तूफान समेटे पुरसुकून बैठा था। तो वो जैसे इन दोनों का मकरूज हो गया। उसके दोस्त उसके गम में गमगीन थे। मेरे ख्याल में अब तुम लोगों को अपने कामों पर तवज्जो करनी चाहिए। मैं भी अब चलता हूँ। एकदम वो कंधे झटक कर अपने मखसूस ठहरे हुए मजबूत लहजे में बोलता उठ खड़ा हुआ। तो वो दोनों भी लब भींच गए। क्या आज नहीं आओगे? हारून ने सब कुछ जानते हुए भी उसे आजमाया था। नहीं, इनफैक्ट आज मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। धीमी मुस्कुराहट समेत वो बोला तो ना चाहते हुए भी उसकी मुस्कुराहट उसके भरम की रिदा चाक कर गई। और देर तो वाकई हो गई थी। हारून और उमर ने उसको जाते देखकर सोचा था, मगर वक्त कभी ठहरा है, आखिर गुजर ही जाता है और उसका सेरमा अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाता है। रेत पे बने तमाम निशान मिटाते हुए और कुछ निशान का मिट जाना ही बेहतर होता है। हिबा ने एक बार फिर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए उसे बाकायदगी के साथ इंस्टीट्यूट भेजा जाता था, जहां आते जाते रोज हाशिर से उसका सामना होता था, मगर दोनों ही अपने काम से काम रखते थे। रफ्ता रफ्ता वो एक दूसरे की मौजूदगी के आदी होते चले गए। दोनों की क्लासेस एक ही टाइम पर ऑफ होती थीं। अमूमन वो एक साथ ही पार्किंग की तरफ जाते और फिर वहां से हिबा घर से आने वाली गाड़ी में और हाशिर अपनी बाइक पर अपने अपने रास्ते चल देते।
सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि इसकी एंट्री टेस्ट से ठीक एक हफ्ते पहले गौहर आपी का वीज़ा आने की वजह से उनकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। हद होती है जुल्म की। आप देख रही हैं ना सोनिया आपी सब कैसे मज़े से गौहर आपी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और मुझे इस बोरिंग बेरिक जैसे इंस्टीट्यूट में रोज़ सर खपाने के लिए भेज दिया जाता है। शादी की तैयारियों की वजह से आजकल कोई गाड़ी फारिग नहीं होती थी, जिसकी वजह से कोई ना कोई हिबा को पिक एंड ड्रॉप देता था, जिसमें देर सवेर भी हो जाती थी। उस रोज़ भी घर से कोई आ नहीं सकता था, इसलिए ऐन वक्त पर सोनिया को उसे पिक करने का काम सौंपा गया था और उसके लिए वक्त पर पहुंचना मुमकिन ना रहा। ट्रैफिक की वजह से मजीद देर हो गई थी। बाहर खड़े इंतजार करते करते जब वो थक गई तो अंदर लॉबी में आकर बैठ गई, जहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। क्योंकि उसके सेल की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए वक्त गुजारना और भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में जो ही उसे सोनिया अंदर आती नजर आई, वो तीर की तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी और सोनिया तक पहुंचने से पहले ही उसके गिले शिकवे शुरू हो गए थे। आवाज़ हस्बे मामूल इतनी ऊंची थी कि फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हाशिर की समाअतों ने उसकी बात सुनी तो बेख्याली में वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। किसी को फिक्र नहीं है मेरी, देख ले ये होता है मेरे साथ। अब मैं फिर टेस्ट क्लियर ना कर सकी तो सारा कसूर मेरे खाते में लिखा जाएगा। वो रूठे लहजे में शिकवा की ना थी। अब टेस्ट क्यों नहीं पास कर सकोगी तुम, जबकि बहजाद चचा और चची ने तुम्हें सारे हंगामों से दूर किया हुआ है। असूलन तो इस बार तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर ही लेना चाहिए। सोनिया ने उसकी दुहाइयाँ सुनकर मुस्कुराहट दबाई और संजीदगी से सवाल किया, वही तो, अब आप खुद सोचें, मेरे एग्ज़ाम्स के दिनों में ही क्या घर के सारे इवेंट्स रखना ज़रूरी होते हैं? जब और सब मज़े कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो मैं ये जान का वबाल इम्तिहान क्यों दूँ? वो सख्त कबीदा खातिर थी। बस चंद सालों की बात है हिबा, फिर इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बन जाओगी, एक अच्छा कैरियर होगा तुम्हारा, सोसाइटी में एक मुकाम होगा। अब अच्छे मुस्तकबिल के लिए इंसान को कुछ कुर्बानियाँ तो देना पड़ती हैं ना। सोनिया ने उसका गाल थपकते हुए रुसान से समझाया था। हाँ, तो कुर्बानियाँ तो वो दें जिन्हें शौक़ है। मुझे डॉक्टर बनाने का ये खूब है कि आंखें किसी और की खराब, ख्वाब किसी और के, मगर इन्हें शर्मिंदा ताबीर करने के चक्कर में बिलावजह हिबा बहजाद को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हिबा का बस नहीं चल रहा था आंसुओं से रोना शुरू कर दे। बात ही उसने ऐसी की थी कि सोनिया को हंसी आ गई, जबकि चंद कदमों के फासले से अकब में आते हाशिर मंसूर ने उसकी बात सुनकर सोचा, कैसा अजीब सेटअप है ये हमारे माशरे का कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें डॉक्टर बनने की काबिलियत और ख्वाहिश ही नहीं, उसे किसी न किसी तरीके से डिग्री दिलवा दी जाती है, जबकि कितने ही ज़हीन तालिब इल्म पैसा ना होने की वजह से ना अच्छी तालीम हासिल कर पाते हैं और ना कोई बाइज़्ज़त पेशा मुंतखब कर सकते हैं। उसे यकदम अपना एफएससी का रिजल्ट याद आया तो एक और टूटे ख्वाब की किरचियाँ आंखों में चुभती महसूस हुई। ऐसे में पार्किंग लॉट से निकलती ब्लैक सिविक में बैठी हिबा बहजाद के नाराज चेहरे पर पड़ती बिला इरादा नज़र को मोड़ते हुए वो बाइक स्टार्ट करके मतलूबा रूट की तरफ बढ़ गया था। किरचियाँ बन के कभी चुभते बहुत हैं, किरचियाँ बन के कभी चुभते बहुत हैं, जख्म जो दिखते नहीं दुखते बहुत हैं। इन चंद हज़ार की ट्यूशन से तुम्हारा मसला हल होने वाला नहीं हाशिर, तुम्हें एक मुस्तकिल जॉब मिलना चाहिए। आज कई दिन बाद वो फिर हारून और उमर के साथ था ऑफिस में। अब तो अक्सर ही बशीर अंकल उसे बकाया जात की अदायगी के लिए भेज देते थे, जिसके एवज वो एक माकूल रकम भी उसके हाथ पर रखते थे, जिसे ना चाहते हुए भी वो कुछ रोकत के बाद कबूल करना ही पड़ता था। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से बशीर अंकल का दिया हुआ मुआवजा उसकी बाइक के फ्यूल के काम आ जाता था। मास्टर्स के फाइनल रिजल्ट के बाद देखता हूँ कुछ, हारून की बात पर उसने गहरी सांस भरकर कहा था। एक फैमिली जिनके 4 बच्चों को वो ट्यूशन दिया करता था, वीज़ा मिलने पर अचानक बैरून मुल्क जा रहे थे। आज उसे बुलाकर उन्होंने उसका मुआवजा देने के साथ ही ये खबर भी सुनाई तो वो कुछ फिक्रमंद हो गया। हारून और उमर से कुछ छुपाना उसके लिए कभी भी आसान नहीं रहा था, सो मसला बयान कर डाला। क्यों ख्वार हो रहा है मेरा भाई, अपनी लुक्स देख, हाइट देख। अच्छा भला तुम्हें वो यूनिवर्सिटी वाली मायरा निज़ामी ने अपने पापा की एड एजेंसी के लिए मॉडलिंग की ऑफर दी थी, उसे कबूल कर लिया होता तो आज लाखों में खेल रहे होते तुम। उमर ने उसकी कोताही गिनवाई। अम्मा के नज़दीक ये कमाई ठीक नहीं, वो बेइज्जती समझती हैं, उसने मुतदल अंदाज में जवाब दिया। उसके अंदाज से पता चल रहा था कि उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। तो गरीब की भी कौन सी इज्जत है हमारे माशरे में, हारून ने संजीदगी से अपने ख्यालात का इजहार किया। बात समझो हाशिर, तुम अपनी पर्सनैलिटी की वजह से एक अच्छे मॉडल बन सकते हो, इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो, मगर तुम्हारी अम्मा के नज़दीक तो हर काम हराम है। इस हराम हलाल के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दी है उन्होंने। उमर को अपनी फराटे भरती जुबान पर कतन काबू नहीं था। बात ही उसने ऐसी की थी जिस पर हाशिर उसे सख्त नजरों से देखा था। हराम हलाल अल्लाह ने डिसाइड किया है, अम्मा ने नहीं, रूखे लहजे में जवाब दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस सिलसिले में अम्मा से क्यों फतवा ले रहे हो, वो कोई मुफ्ती थोड़ी है। उमर ने हंसकर अपनी बात पर जोर दिया था। हर इंसान का दिल एक मुफ्ती होता है। बहरहाल असल बात तो यह है कि ये काम मेरे मिजाज से मेल नहीं खाता, मैं ऑफिस जॉब ढूंढ रहा हूँ। उसने गोया ये बाब ही बंद करते हुए अपना फैसला सुना दिया था।
ओके, फिर यूँ करो कि तब तक मेरे साथ इवेंट वीडियोस बनाना शुरू कर दो या फिर वीडियो एडिटिंग कर लिया करो। हारून ने मशवरा दिया। सॉरी, ये काम भी मेरे मतलब के नहीं। इस बार उसके संजीदा चेहरे पर बहु मुस्कुराहट उभर आई थी। क्यों? क्या इस पर भी अम्मा से फतवा ले रखा है? उमर ने हंसकर उसे छेड़ा, तो वो उसे सुधर जाओ कहती नजरों से देखकर रह गया। फिर तो इस मसले का एक ही हल है मेरे भाई, कि तुम किसी अमीर कबीर लड़की से लव मैरिज कर लो जिसके अब्बा का साथी कारोबार हो। बस फिर क्या है, नौकरी बीमा छोकरी हासिल होते ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हारून के दिमाग की पटारी से एक और मशवरा बरामद हुआ जिस पर उसने माथे पर बल डालकर उसे देखा था। कर ही ना ले हाशिर मंसूर किसी लड़की से लव मैरिज। अरे मौसूफ, नजर उठाकर किसी को देखेंगे तो लव और मैरिज की नौबत आएगी ना। ये तो अपनी अम्मा के कहने पर घर से ही नियत बांध कर निकलता है। उमर ने हारून की बात पर कहका लगाकर कहा तो वो संजीदा हो गया। तो नियत तोड़ लेने पर क्या गारंटी है कज़ा सजदे माफ हो जाएंगे? उसका सवाल खरा था, मगर उमर शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई से सर को नफी में जुम्बिश देते हुए बोला, शुरू हो गया तुम्हारा फलसफा। तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला मेरे भाई, कतई होपलेस केस है तुम्हारा। तुम्हें मेरी फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं, लिहाजा तुम अपनी बेबुनियाद मशवरे अपने पास रखो। उसने खुरदरेपन से जवाब दिया था। और इससे पहले कि उमर उसकी बात का जवाब देता, हारून के सेल पर आने वाली जफर की कॉल की वजह से वो दोनों ही चुप हो गए। क्या मुसीबत है यार, अब क्या होगा? चंद सेकंड बात करके हारून ने रास्ता मुंतता किया और सर हाथों में थाम लिया। तो इन दोनों ने फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? किसका फोन था? इन दोनों ने बैक वक्त हारून से इस्तफसार किया था, मगर वो जवाब देने के बजाय सर नफी में हिलाने लगा। कुछ मुंह से फूटो भी, क्या कुवत गोयाई सल्ब हो गई है तुम्हारी? उमर ने बेसब्री से उसका कंधा हिलाया तो हारून ने तपी तपी नजरों से देखा। कभी तो कुछ अच्छा भी मुंह से निकाल लिया करो फजूल आदमी, ये काम भी हो जाएगा किसी दिन। फिलहाल तुम बको के हुआ क्या है? उमर पर उसकी नजरों का खाक असर हुआ था। कल के इवेंट पर जफर नहीं आ रहा, उसके अब्बा का इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ रहा है। उनके पिते में कोई मसला हो गया था, हारून ने दर्द भरी आवाज में बताया। लो जी, हो गया बेड़ा गर्क। अब फोटो शूट्स कौन करेगा? खबर ही ऐसी थी कि उमर की शोखी भी हवा हो गई। तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? अलीम को बुला लेना, वो भी तो स्टैंड बाई पर होता है। हाशिर ने इन दोनों को यूं मुंह लटकाए देखा तो रुसानिया से मशवरा दिया। अलीम एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। हारून ने परेशानी की वजह बताई। तो भी क्या हुआ, तुम दोनों तो हो ना यहाँ। हाँ, मगर मुझे तो कल एक इंगेजमेंट पार्टी का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कैटरिंग वगैरह समेत अकेले उमर कैसे करेगा? वीडियो और स्टिल फोटोग्राफी को हैंडल। हारून ने फिक्रमंदी की एक और वजह बताई तो उसने भवें उचका दी। तो फिर अब कौन जाएगा मेरे साथ? मैं तो अकेले नहीं करने वाला ये सारा काम। उमर ने साफ हरी झंडी दिखाई थी और फिर यकदम उन दोनों की आंखें बैक वक्त एक ही सोच के साथ उसकी तरफ उठी थीं। हाशिर ने अपनी तरफ उठने वाली मदद तलब नजरों को देखा, मगर इससे पहले वो कुछ कह पाता हारून ने कह दिया, हाशिर मेरा जिगरी यार जाएगा तुम्हारे साथ। आखिर मुश्किल वक्त में दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। हारून ने बातें फैलाकर खुशामदी लहजे में कहा और हाशिर के कंधे पर थपकी दी। मगर मुझे नो अगर मगर, बस तुम्हें कल आना ही होगा हाशिर, नहीं तो फूफा जी हम दोनों के सर उतार कर रख देंगे। इनके मना करने के बावजूद हमने अलीम को एक हफ्ते के लिए ऑफ दे दिया था। उमर ने इसरार करते हुए बेचारगी से एक और मसला बताया तो उसके लिए इनकार के सब रास्ते बंद हो गए। तुम लोग भी ना, अब क्या कहूँ मैं तुम्हें, आखिर तुम अंकल की बात मानते क्यों नहीं हो? उसने हल्की सी खफगी से दोनों को देखा था। कल से मान लेंगे, आज तो तू हाँ कर दे भाई। उमर ने चेहरे पर मस्कीनियत तारी करते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए थे। अब ये हारून और उमर की दोस्ती का मान था या बशीर अंकल के बहुत से एहसानात जिन्होंने उसे खरीद रखा था, वो इनकार नहीं कर सका। ये जानते हुए भी अम्मा को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं, खुद उसे भी इस प्रोफेशन में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, मगर हारून और उमर की संगत के बाइस स्टिल फोटोग्राफी वो काफ़ी बेहतर कर लेता था। बहुत तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है उमर, ये किस किस्म का फोटोशूट है? उमर ने उसे कपल के फोटोशूट के बारे में तफसील बताई तो वो बुरी तरह बिदका। हारून की हदायत पर शाम को कोचिंग की क्लासेस छोड़कर वो मेहमानों के आने से एक घंटा पहले शादी के वेन्यू पर पहुंचा था, जहां उमर उसका मुंतजिर था। भाई मेरे, ये फोटोशूट है, कोई आम नहीं कि उसके 10-15 किस्में होंगी। आजकल इसी किस्म का फोटोशूट होता है शादियों में। हर कपल खुद को किसी मूवी के हीरो हीरोइन की तरह सिनेमा के स्टाइल में शूट करवाना चाहता है। उमर ने बत्तीसी की नुमाइश करते इत्मीनान से मालूमात फराहम की। तुम अपनी बक बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें ही शूट कर दूंगा। और पकड़ो ये कैमरा, मुझसे नहीं होगा। आलम तैश में उसने उमर को झिड़का और उसके हाथ में जबरदस्ती कैमरा थमाया। अगर उसे कल ही पता चल जाता कि उमर उसे क्या काम लेने वाला है तो वो उसी वक्त मना कर देता। दर हकीकत उसने अरसा हुआ खानदान वालों की शादियों में जाना छोड़ रखा था। कहीं से भी दावतनामा आता अम्मा और बहनें चली जाती थीं। कुछ तो उसकी रूटीन ही ऐसी हो गई थी, मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, कुछ उसका दिल भी नहीं लगता था रिश्तेदारों में। अब्बा के इंतकाल के बाद जिस तरह उन सब ने हाशिर और अम्मा से निगाहें फेरी थीं, वो भूल नहीं पाता था।
नायला की शादी उन्होंने बहुत सादगी से की थी, इसलिए भी उसे शादी और दीगर तकरीबात के इन नए रुझानात का इल्म ना हो सका था। ये गलत बात है उमर, तुम्हें मेरे मिजाज का अच्छी तरह से अंदाजा है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया, वो जिद होते हुए बोला। तो उमर ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। देख मेरे यार, ये डॉक्टर बहजाद साहब की फैमिली की तीसरी शादी है, जिसके सारे इवेंट्स हमें अरेंज करने को मिले हैं। इतना पसंद है इन्हें हमारा काम। फूफा जी की साख की खातिर सही, मेरी बात मान भाई, और आज का फोटोशूट करवा दे। मैं फहद को तेरे साथ भेज देता हूँ, डायरेक्शन सारी वो दे देगा, बस तुम शूट कर लेना। उसे कैमरा की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं, जबकि तुम्हारी खींची हुई फोटोग्राफ्स तो मुंह से बोलती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, बक बक करने की ज़रूरत नहीं। उसके गुस्से का दमखम थोड़ा कम हो गया था। उमर की ऑफर किसी हद तक काबिल कबूल थी, कुछ उसकी मजबूरी भी थी। वो ऐसे आखिरी लम्हात में अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता था। बशीर अंकल की साख और हारून से की हुई बात निभाने की खातिर उसे बददिली से सही राजी होना ही पड़ा। तुम परेशानी में नहीं, मैं परेशानी में हूँ इस वक्त भाई मेरे। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाया जा सकता है, तुम तो फिर इंसान हो। उमर ने उसे नरम पड़ता देख शरारत से फिकरा कसा तो वो उसे कहर आलूद नजरों से घूर कर रह गया। इस मौसम में वेन्यू पर लाइट कलर थीम ही अच्छी लगना थी। बहुत अच्छा हुआ कि गौहर बाजी ने मेरी बात मानते हुए डल गोल्डन और वाइट कलर्स ही डन किए। बैंक्वेट हॉल में दाखिल होते ही हिबा ने डिकवर को देख स्पाइशी लहजे में रायजनी की थी, जिसे देख उसका दिल बाग बाग हो गया था। ये तो है रानिया, इससे मुत्तफिक थी। अब देखो ना, मेरी तरह ये सारा अरेंजमेंट भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तफाकुर से गर्दन अकड़ाते हुए उसने शोखी से कहा था, बस कर दो हिबा, कभी तो खुद ताइशी से बाहर आ जाया करो। इस बार रानिया से इत्तेफाक राय ना हो सका था। बेसाख्ता उसे टोका था। उसे खुद ताइशी नहीं, खुद शनासी कहते हैं प्यारी रानिया। ये हिबा बहजाद की शख्सियत है, जिसकी आईना ही नहीं हर आंख भी तारीफ करती है। हॉल के एंट्रेंस में लगे शफाफ आईने में खुद को देखते हुए वो मजे से बोल रही थी, उफ, किसी दिन अपनी इसी खुश फहमी के हाथों फौत हो जाओगी तुम। रानिया ने सर पीटते हुए उसे घुरा था, जो सिल्वर और सफेद मोतियों के नाजुक काम वाले लाइट ग्रीन गाउन में मलबूस नाजुक नगीनों वाली सिल्वर ज्वेलरी और हसीन मेकअप में वाकई बहुत जाजिब नजर लग रही थी। कुछ तो कुदरत ने उसे सुहाना रूप दे रखा था, कुछ वो खुद को संवारने के गुण से भी कमाह का वाकिफ थी। और तुम जल जल कर रानिया की बात पर वो दिल खोलकर हंसी थी कि इतने में सोनिया अंदर आई। चलो रानिया और खास तौर पर हिबा, तुम सबसे पहले तुम लोग चलकर अपना फोटोशूट करवा लो। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बाहर वेट कर रहे हैं, इससे कबल के चची भी यहाँ पहुँच जाए। वो गौहर को पार्लर से पिक करने गई हैं। सोनिया ने आते ही इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, जिस पर वो दोनों हल्का सा टचअप करके बाहर निकल आई। लेकिन जो ही हिब्बा की नज़र कैमरा थामे खड़े हाशिर पर पड़ी, वो कुछ चौंक सी गई। रानिया, देखो ये तो वही इंस्टीट्यूट वाला शख्स। उसने बेख्तियार रानिया का हाथ पकड़ा और ज़रा फासले पर उसे रोक लिया था। कौन शख्स? रानिया ने हाशिर और उसके साथ मुंतजिर खड़े फहद को देखकर सवाल किया था। अरे वही जो फर्स्ट डे सर हाशमी के साथ था, जिस दिन मैं उनसे थोड़ा मिसबिहेव कर गई थी। रानिया के कान में सरगोशी करते हुए उसने अपना कारनामा याद दिलाया तो रानिया ने गर्म नज़रों से उसे देखा था। उसे अब वो वाकया याद आ गया था। थोड़ा नहीं, ठीक ठाक बुरा रवैया था तुम्हारा, रानिया ने तस्दीक की थी। फिर एकदम हाल में लौटी, मगर ये मौसूफ यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बार हारून भाई नहीं आए फोटोग्राफी के लिए। गुज़िश्ता कुछ सालों से हारून और उमर को ही हायर किया जा रहा था, इसलिए वो सब इन दोनों को जानती थी। नहीं, वो कहीं और कमिटेड हैं। बहरहाल तुम लोग तस्वीरें बनवाकर मेरे साथ आओ। अगर से आती सोनिया इतला देकर आगे बढ़ गई थी कि इतने में हिब्बा का सेल फोन बज उठा। बेगम बहजाद का फोन था। उसने ना चाहते हुए भी रिसीव किया। चंद सेकंड्स हूँ हाँ करने के बाद कॉल बंद की तो उसका मूड कदरे ऑफ हो चुका था। क्या कह रही थी चची? रानिया को उसकी शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि किसका फ़ोन हो सकता है। अम्मी ने तो लगता है जैसे मेरे पीछे मौकल छोड़े हुए हैं, जो इन्हें सब बता देते हैं। कह रही थी कि मुझे ज़्यादा तस्वीरें बनवाने की ज़रूरत नहीं, मैं जाकर सोनिया आपी के साथ मेहमानों को रिसीव करूँ, क्योंकि ताई अम्मी वगैरह की गाड़ी अभी ट्रैफिक में फंसी हुई है। उसने कड़वे लहजे में बताया तो रानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो स्ताइशी लहजे में बोली, अहमक लड़की, वो फिक्र करती हैं तुम्हारी, तुम बेटी जो हो उनकी। चची एक बहुत अच्छी माँ है। अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे एक्सचेंज कर लो, इन्हें कहो डील मंजूर। रानिया की तारीफ करने पर उसने चिढ़कर सवाल किया था, ज़रूर, मगर उसके साथ फिर तुम्हें अपनी लुक्स भी बदलना पड़ेंगी मेरे साथ। अब कहो मंजूर है? रानिया भी शेर पर सवा शेर थी। ओवर माई डेड बॉडी। उसकी बर्चस्गी पर हिबा ने एकदम हंसते हुए कतियत से इनकार किया था। मेरा ख्याल है हमें काम शुरू कर देना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। हाशिर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। कदरे तीखे लहजे में उसने इन्हें मुतवज्जो किया था, जो ये जानते हुए भी कि हाशिर और फहद मुंतजिर खड़े हैं, अपनी बातों में लगी हुई थी। मेरे ख्याल से पहले तुम बनवा लो, मैं तब तक सोनिया आपी को देख कर आती हूँ। जवाबन हिबा ने चंद सेकंड्स के लिए लब भींच कर उसे देखा था, मगर बोली कुछ नहीं। पिछली बार भी हाशिर पर कुछ अच्छा तासुर नहीं पड़ा था, शायद इसलिए उसे
अपने मुंतखब करदा बैकड्रॉप के आगे खड़े होकर खामोशी से तस्वीरें बनवानी पड़ी। फहद को ज्यादा हदायत देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपनी मर्जी के स्टाइल बना रही थी। हाशिर को ये सब कुछ हैरान कम बेजार ज्यादा कर रहा था। 20 मिनट में सैकड़ों फोटो बनवाने के बावजूद वो मुतमईन नहीं थी। ये बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट है मिस, आप परेशान ना हो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जब चौथी बार भी हिबा ने उसकी बनाई फोटो में मेन लीक निकाल कर डिलीट करा दी तो हाशिर कहे बिना ना रह सका। उकताहट उसके लहजे और खदोखाल का हिस्सा बनी हुई थी। क्या मतलब, किस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? हिबा ने इंतहाई हैरत से नजर उठाकर उसे देखा तो हाशिर ने उसकी हसीन आंखों के फसूम को नजरअंदाज करने के लिए निगाह मोड़ ली, जिन्हें महारत से किए गए मेकअप से और भी गजबनाक बना दिया गया था। एड एजेंसी की, मुझे लगा कि आप किसी एड एजेंसी के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रही हैं। और उसने कैमरे का डिस्प्ले ऑफ करते हुए संजीदगी से जवाब दिया तो साथ खड़े फहद ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, जबकि हिबा के चेहरे के तीखे नक्कुश बात की तह तक पहुंचने के बाइस मजीद तीखे हो गए थे। उसने मशकूक नजरें हाशिर के चेहरे पर जमाते हुए उसके चेहरे पर कुछ तलाशा। बाय द वे, आप मुझ पर तंज कर रहे हैं या आपका पहला फोटोशूट है? वो तीखेपन से इस्तफसार कर रही थी। कुछ था उसके अंदाज में। हाशिर ने लब भींच कर खामोश रहने पर इक्तफा किया, जिसके बाइस फहद को ही हरकत में आना पड़ा। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं। हाशिर भाई के कहने का मतलब है कि हमारा काम बहुत प्रोफेशनल है। फिर आप जैसे फोटोजेनिक चेहरों को तो कैमरों में कैमरा भी खूब पहचानता है। आप रिजल्ट तो आने दें, यकीनन मायूसी नहीं होगी आपको। फहद काफी अरसे से इस फील्ड में काम कर रहा था, उसे पता था कि मामले को कैसे संभालना है। वो ठीक है, लेकिन अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि भैया ने दूर से उसे पुकार लिया था। हिबा, फोटोग्राफर को भेजो, गौहर की कार पार्किंग में आ गई है। दुल्हन के आते ही हलचल मच गई थी। हिबा सब भूल कर अंदर की जानिब बढ़ गई और जरा देर बाद वो इस हंगामे का हिस्सा बन चुकी थी जो उसके गिर्द बरपा था। एयर कंडीशन वेन्यू बल्कि रोशनियों की धुआं धुआं गुबार में लिपटा हुआ था। इस शहर अंगेज फजा में खूबसूरती की झिलमिलाहट थी। ब्रांडेड परफ्यूम्स की खुशबू असाब पर खुशगवार तासर छोड़ रही थी। डिनर सर्व होते ही कुछ देर के लिए कैमरों को ऑफ कर दिया गया था। हाशिर ने सुकून का सांस लिया और ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर निकल आया। रात भीगने की वजह से ठंडी हवाएं सुकून बख्श थीं। वो वेन्यू के अकब में बने लॉन में मस्ताना हवाओं से महफूज हुआ टहलने लगा। अंदर की हंगामा खेजी के मुकाबले में बाहर सुकून था। वो यूं ही टहलते टहलते पार्किंग में चला आया। अरे मिस्टर फोटोग्राफर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना नहीं खाना आपको? हिबा गाड़ी में से गिफ्ट के कुछ डब्बे निकालने के लिए वहां आई थी। उसे अकेले खड़ा देखा तो पुकार बैठी। हाशिर ने चौंक कर नजर उठाई थी। लगता था जैसे ताहिफ काफी भारी थे। जिनके डब्बों को बमुश्किल संभाले वो सवालिया नजरें उस पर मरकूज किए दाईं तरफ ब्राइडल रूम की तरफ खुलने वाले दरवाजे के पास खड़ी थी। जवाबन उसने सर नफी में हिला दिया था। नहीं शुक्रिया कहकर मरवत का तकाजा निभाते हुए उसने आगे बढ़कर हिबा के हाथ से तहफ़ लेने का इशारा किया तो उसने तकल्लुफ़न भी इनकार नहीं किया और कुछ चीज़ें उसे पकड़ा दी। मगर क्यों? खाने का वक्त है, आप भी कुछ ले लें। हिबा ने उसे अंदर की तरफ बढ़ने का इशारा किया और साथ चलते हुए बोली, मुझे भूख नहीं। उसने इख्तिसार से काम लिया। वैसे आपने कभी सुना है कि गुस्सा इंसान की भूख को खा जाता है? वाकई ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जवाबन वो कुछ इस संजीदगी से बोली कि हाशिर ने मुतज्जब नज़रों से उसे देखा था। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि जब एक प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट है नहीं तो उसे अपनाने की ज़रूरत क्या है? आई विश कि गौहर आपी के इतने अहम दिन की पिक्स अच्छी आएँ। वैसे उम्मीद काफ़ी कम है। इस बात की लॉबी क्रॉस करते हुए वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी। दरे पर्दा जता भी दिया था कि हाशिर की अदम दिलचस्पी उसकी निगाहों से ओझल नहीं थी। शायद वो उसे कोई माकूल जवाब दे ही देता, मगर सामने से आती रानिया को देखकर हिबा के कदमों की रफ्तार में कुछ और तेजी आ गई थी। उफ, कहाँ रह गई थी तुम? पता तो है कि ताई अम्मी इंतजार कर रही हैं गिफ्ट्स का। बस आ ही रही थी, सब सामान एक जगह नहीं था इसलिए देर लगी। एनीवे तुम इनसे सामान पकड़ो और जल्दी आओ। पीछे खड़े हाशिर की तरफ इशारा करते हुए उसने ताखिर की वजह बताई और फिर मुड़कर हाशिर को भी मुखातिब किया, आप भी आ जाइए, कैमरा ऑन कर लें, गिफ्ट सेरेमनी शुरू होने लगी है। अगला दिन एतवार था इसलिए वो इत्मीनान से सोता रहा। एक एतवार को इसे सुकून से नींद पूरी करने को मिलता था। वो जागा तो हस्बे मामूल अम्मा और समरा उसके जागने के इंतजार में नाश्ता तैयार किए बैठी थी। एतवार को वो तीनों साथ नाश्ता करते थे। लाख वो अम्मा से कहता मेरा इंतजार ना किया करें, मगर वो मानती नहीं थी। सजीला आ रही है आज। कुछ देर पहले ही नाइला ने फोन करके इतला दी है। बता रही थी कि रिश्ते के सिलसिले में किसी को ला रही है। वो उसके शौहर का चचाजाद है लड़का। समरा ने नाश्ता लाकर रखा तो अम्मा ने इतला दी। समरा ने देखा उसने सजीला के जिक्र पर कोई खास आंसर ना देते हुए अम्मा की बात पर सर हिला दिया था। उसने बहू और भाई के चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा, शायद रंजो तासुफ या पछतावा या टूटे ख्वाबों की कोई किरची ही उसकी आंखों में नजर आ जाती, मगर उसे कामयाबी नहीं हुई थी। वो जानती थी हाशिर मंसूर कितना गहरा है। सजीला की शादी के बाद आज पहली बार उसे सामना होना था, मगर वो कितना मोतदिल नजर आ रहा था। अच्छी बात है, बाजार से कुछ लाना हो तो बता दीजिएगा। उसने चाय का कप उठाते हुए मामूल के से अंदाज में कहा और कसदन समरा की तरफ देखने से एतराज किया।
नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने नायला को बता दिया, वो रास्ते से लेती आएगी, तुम आराम करो। एक आज का दिन तो तुम्हें अपने लिए मिलता है, वो तो तुम लाइब्रेरी जाकर पढ़ने में गुजार देते हो, अम्मा ने प्यार से कहा था। कितना ख्याल था उन्हें उसका। बस अम्मा, ये आखिरी सेमेस्टर है एमएससी का, फाइनल एग्जाम्स के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है, उसने रसान से जवाब दिया। बहुत मुश्किल से इस साल सेमेस्टर फीस जमा हुई थी, अच्छी जॉब के हसूल के लिए भी उसे अच्छी डिवीज़न से पास होना था, लिहाजा मेहनत बहुत करना पड़ रही थी। मैं जानती हूँ बेटा, सिर्फ मास्टर्स के इम्तिहानों ही के लिए नहीं, तुम्हें तो ज़िंदगी के इम्तिहान में कामयाबी के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ रही है। मुझे याद है, अक्सर दस्तरख्वान पर अब्बा कहा करते थे कि हराम माल पर मिलने वाले जिस्म दोज़ख का ईंधन बनेंगे। समरा भी अब्बा को याद करके मुस्कुरा दी थी, गो कि आज वैसे ही उसका नाश्ता करने का मूड नहीं हो रहा था, मगर समरा के सामने सजीला के जिक्र के बाद तो उसे ना चाहते हुए भी नाश्ते से भरपूर इंसाफ करना पड़ा। लाशऊरी तौर पर वो नहीं चाहता था कि समरा इस बात का सिरा सजीला से जोड़े, जो अब उसके दिल के नेहा खानों में भी नहीं रही थी। वो अब किसी और की मनकूहा थी, ताहम एक कसक ज़रूर थी। आखिरी बार सजीला के चेहरे पर तहरीर, मायूसी और रंज की कैफियत ने उसे कई बार ज़मीर की अदालत में खड़ा किया था। गो कि इन दोनों के माबैन कोई ज़ुबानी वादे वईद नहीं हुए थे, मगर एक अनकही सी थी जिसे दोनों समझते थे। सजीला के दिल को दुखाने का एक तासुब ज़रूर कसक देता था। यही वजह थी कि वो इसके और नायला के आने से पहले घर से निकल जाना चाहता था, मगर ऐसा हो नहीं सका। अभी वो लाइब्रेरी जाने के लिए कलाई पर घड़ी बांधता कमरे से निकल रहा था कि वो नायला की मेहनत में वक्त मुकर्ररा से कुछ पहले ही चली आई। अस्सलाम वालेकुम भाई, बस आपकी वजह से ही जल्दी आ गई मैं। मुझे पता था आजकल आपका संडे लाइब्रेरी में गुजरता है, नायला मोहब्बत से कहती उसके पास आ गई थी, जिसके चंद कदम पीछे सजीला थी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। उसने हल्की सी मुस्कान समेत उसका सर थपका था। स्मैत आपके, नायला खुशी से खिलखिलाकर बोली, तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। इतने में सजीला ने खुद उसे मुखातिब किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो पूछ रही थी। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, कैसी हैं आप? सलाम का जवाब देकर उसने इखलाकन पूछ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बहुत खुश हूँ। उसकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए सजीला ने खुद इत्तमादी से कहा, माशाल्लाह। उसने तमकीनत से जवाब दिया था, ये वाकई सच है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे ख़ानदान में शादी हुई है सजीला की। अहमद भाई बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो ये इनके कज़न का रिश्ता लाई है। समरा आपी के लिए। नायला बहुत मुतासिर थी सजीला के ससुराल से। शादी के बाद सजीला के एतमाद में इजाफा हो गया था, चेहरे से खुशी के रंग आयां थे, जो उसकी दिली कैफियत की अक्कासी थे। ये वो सजीला नहीं थी जो आखिरी बार इस जगह उदास लहजे में खुदाफिज कह गई थी। आज ना उसकी आंखों में उदासी के द्विज साए थे, ना लबों पर मजरूह मुस्कुराहट, बल्कि हकीकतन वो खुश और सरशार नजर आ रही थी। हाशिर को अपने दिल से एक बोझ सिरकता महसूस हुआ, मगर साथ ही एक एहसास उसके अंदर उतरा था, कोई हमसे बिछड़कर खुश रहे, ये बात भी कुछ कम जांगुसल तो नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सबके लिए बहुत बेहतरी करे। वो खुद में लौटते हुए हमवार लहजे में कहता बाहिर की जानिब कदम बढ़ा गया था। वलीमा शाम में है गौहर का, आज तुम्हारी कोचिंग की लास्ट क्लास है, इसलिए उसे मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अम्मी ने उसे कोचिंग सेंटर जाने से टाल मटोल करते देखा तो कठोर अंदाज में कहा, आप भी हद करती हैं अम्मी, सब लोग सुकून से घर पर हैं, शाम के इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बस मेरे लिए ही हैं ये सारी पाबंदियाँ। वो इंतहाई खफगी से माँ से बोली थी। इनके सामने तो खूब जुबान चलती थी, मगर बहजाद साहब से जान जाती थी उसकी। ये सब तुम्हें पिछला टेस्ट पास ना करते वक्त सोचना था। अब ये दर्दनाक दास्तान जाकर अपने पापा को सुनाओ, मेरा सर खाने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया। आपको पता है आज रैली भी निकल रही है, शहर में रास्ते बंद हो गए तो कैसे वापस आऊँगी मैं? इसकी तुम परवाह मत करो, अभी तुम अपने पापा के साथ जाओगी, वापसी में शिराज तुम्हें पिक कर लेंगे। उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया तो उसकी उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। उफ़, बड़े भैया क्यों? आपको पता तो है वो हमेशा बहुत लेट आते हैं, फिर मैं कब घर आऊँगी और कब वलीमे के लिए तैयार हो सकूँगी? उसने मुँह बसोर कर कहा था। बड़े भैया की आदत से वो खूब वाकिफ़ थी। बस कर दो हिबा, तुम्हें हर बात में कोई ना कोई एतराज़ होता है। आ जाएगा शिराज वक्त पर, कह दूँगी मैं उससे, और यूँ भी तुम्हें तैयार होने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। याद रहे वलीमा निगार का है। बेगम बहजाद ने उसे खशमे की नज़रों से घूर कर खरी खरी सुनाई तो वो मुँह बसोरते वहाँ से चल दी। मुबादा वो उसको वलीमे में साथ ले जाने से ही ना इनकारी हो जाए। जितनी बददिली से वो कोचिंग के लिए आई थी, ध्यान खाक लगना था उसका, और फिर शायद ये उसकी दुआओं का ही असर था कि ठीक 45 मिनट बाद वहाँ इस खबर के साथ हलचल मच गई कि कोचिंग के आसपास के एरिया में रैली निकलने की वजह से रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, लिहाजा सभी अपने अपने घरों को जाने के लिए निकल खड़े हुए। हिबा ने गहरी सांस भरकर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर बड़े भैया को मैसेज करके बाकी लोगों के साथ क्लास से बाहर निकल आई। या अल्लाह तेरा शुक्र, आज तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था यहाँ रुकने के लिए। वो खुशी खुशी लॉबी में बैठकर सेल फोन पर आए टेक्स्ट मैसेज पढ़ने लगी। बीच में एक दो बार भैया को भी कॉल की, मगर उनका फ़ोन बंद था।
कुछ देर और गुजरी तो उसे फिक्र होने लगी। यकीनन भैया अपने क्लिनिक में मसरूफ होंगे। मुझे अम्मी को कॉल करना चाहिए। उसने फिक्रमंदी से सोचते हुए घर कॉल मिलाई। सेंटर रफ्ता रफ्ता खाली होता जा रहा था। उसे फिक्र ने आ घेरा, मगर उनके सेल पर भी बेल जा रही थी। नाचार उसने सबके सेल पर कॉल करके देख लिया। सोनिया के अलावा किसी ने कॉल रिसीव नहीं की, मगर वो भी इस वक्त अपनी सास को लेकर किसी क्लिनिक गई हुई थी, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उफ़ो, अब मैं क्या करूँ सोनिया आपी, कैसे घर जाऊँ देखने मेरे साथ कैसा सौतेलों वाला सलूक होता है इस घर में। ऐसे में मैं डॉक्टर तो पता नहीं बन सकूंगी या नहीं, अलबत्ता जहनी मरीज जरूर बन जाऊंगी। वो फोन पर ही शुरू हो गई थी। रिलैक्स हिबा, क्या हो गया है? तुम ऐसा करो, जल्दी से कोई कैब हायर कर लो। सोनिया ने इत्मीनान से हल बताया तो वो सुस्त लहजे में बोली, देखती हूँ कोई कैब। वो बाहर निकली। ये देखे बगैर फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां उतरते हाशिर ने उसकी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। यूं भी बोलते हुए वो कौन सा दाएं बाएं का ख्याल करती थी। अस्सलाम वालेकुम मिस हिबा, यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? जल्दी से, घर पहुंचे, रास्ते बंद होते जा रहे हैं। कितनी देर वो सोता रहा था कि उसे मुखातिब करे या ना करे, मगर जब उसे पार्किंग लॉट के पास परेशान खड़ा देखा तो उससे रहा ना गया। बाइक उसके करीब लाकर रुकते हुए सवाल किया, ओह आप? वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई तो परेशान चेहरे पर कदरे इत्मीनान उतर आया। घर जाने के लिए ही कन्वेंस ढूंढ रही हूँ। मानूस चेहरा सामने आने पर उसके आसान कुछ बहाल हुए थे। क्या आप मेरे लिए कोई कैब हाई कर सकते हैं? ना मेरे पास कोई ऐप है, ना मैंने पहले कभी कोई कैब हाई की है। तकल्लुफ किए बगैर उसने फौरन मसला गोश गुजार कर दिया था। वो देख रही थी कि रफ्ता रफ्ता रोड पर ट्रैफिक कम होती जा रही थी। ऐप तो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कैब तो नहीं, अगर आप कहें तो कोई रिक्शा तलाश कर देता हूँ आपके लिए। उसने लब भेज कर एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और जवाब दिया, व्हाट, रिक्शा? नहीं, मैं किसी रिक्शे वाले पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। अम्मी ने सख्ती से मना किया है। ये लोग अक्सर बहुत खतरनाक होते हैं। उसने घबरा कर इनकार किया था। इसकी फिक्र मत करो, मैं बाइक पर आपके साथ रहूंगा। हाशिर ने तहम्मुल से इत्मीनान दिलाया तो उसने सर नफी में हिला दिया। हरगिज नहीं, ट्रैफिक की वजह से अगर आपकी बाइक पीछे रह गई और रिक्शे वाला मुझे लेकर कहीं और चला गया तो फिर क्या होगा? उसने माथे पर बल डालते हुए भयानक नक्शा खींचा तो हाशिर की भवें तन गईं। उसने सामने से गुजरते एक रिक्शे को हाथ देकर रोका। मोहतरमा, ये वक्त इन फजूल बातों के लिए नहीं है, आप प्लीज बैठें। तो फिर आप भी साथ बैठें। ऐसे तो नहीं जाऊंगी मैं अकेले। कम अज कम इस बात का ही ख्याल कर लें कि हमारे फैमिली की गैदरिंग में आप इनवाइटेड थे, वाकफियत का ही लिहाज कर लें। वो दो कदम पीछे हटकर हटेलेपन से बोली तो हाशिर ने दिल ही दिल में उस वक्त को कोसा जब हिबा से हमदर्दी का ख्याल उसके जहन में आया था। मगर मेरी बाइक, वो शशुपंज में पड़ गया था। इसे इंस्टीट्यूट के कोर्ट पार्किंग में छोड़ दें, ये यहाँ सेफ रहेगी प्लीज़। हवा से उड़ते आंचल को काबू करते हिबा बेहजात के लहजे में इस बार इल्तजा थी, जिसके जवाब में वो कुछ कहे बगैर माथे पे शिकने लिए रिक्शे वाले को रुकने का इशारा करता अंदर पार्किंग की तरफ पलट गया था। वापस आया तो हिबा उसके मुंतज़िर रिक्शे के पास ही खड़ी नजर आई और जब तक वो अंदर नहीं बैठ गया वो बाहर ही खड़ी रही। मोहतरमा, अब आप भी बैठ जाइए, कहीं आपकी जगह ये मुझे ही अगवा करके ना ले जाएं। उसने खासे ऑफ मूड में कहा तो वो बमुश्किल अपनी हंसी जब्त कर सकी। इनफैक्ट मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कभी अकेले सफ़र नहीं किया, हमेशा अम्मी वगैरह के साथ होती हूँ मैं, इसलिए मुझे डर लगता है। रिक्शे वाले को एड्रेस समझाने के बाद कुछ इत्मीनान हुआ तो उसने बाहर दौड़ती भागती ट्रैफिक पर नजर जमाई। हाशिर को खफीफ लहजे में मुतला किया। जवाबन उसने सर को हल्की सी जुम्बिश देकर रुख दोबारा बाहर की तरफ फेर लिया था। वैसे मेरे ख्याल में रिक्शा खुली सवारी होने की वजह से किसी हद तक महफूज है। इंसान बवक्त ज़रूरत बाहर छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी बचा सकता है। अब वो रिक्शे को बगौर देखते हुए तज्जियाती अंदाज अख्तियार किए कह रही थी, जिस पर हाशिर ने भवें स्केर्ड उसे देखा था। वो वाकई संजीदा थी। मुमकिन है, मगर जान तो इस अहमकाना कोशिश में भी जा सकती है किसी की, ख़ास तौर पर ऐसे शख्स की जिसने लॉन्ग जंप लगाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी हासिल ना की हो। बहरहाल इंसान को मनफी हालात में भी मुस्बत सोच अपनानी चाहिए। खुश्क लहजे में इख्तलाफ राय करते हुए उसने नसीहत भी कर दी थी। अच्छी बात है, जवाबन हिबा मुस्कुरा दी। बाय द वे, आप बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर हैं या टीचर? कुछ ज़्यादा बहुत ज़ाती किस्म का सवाल हुआ तो उसने मुड़कर हिबा की तरफ देखा। आपको क्या लगता है? आंखों में आंखें डाले अब वो बराह रास्त उससे पूछ रहा था। मुझे आप रूट किस्म के टीचर लगते हैं। वैसे क्या आप भी एमडी कैट की तैयारी कराते हैं? इंतहाई साफ गोई से कहते हिबा बहसात एक लम्हे के लिए उसे हैरान कर गई, जिसका नोटिस ना लेते हुए अगले लम्हे वो बड़ी सादगी से सवाल कर रही थी, नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर ए लेवल्स की कोचिंग क्लासेस होती हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। रूखेपन से जवाब दिया। मौजू है आपके लिए। इस बार भी यही अंदाज था उसका, जिस पर हाशिर की आंखों में ताज्जुब के साथ नागवारी भी दर आई। आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही कि इंसान के प्रोफेशन का उस पर गहरा असर होता है, आपकी पर्सनैलिटी पर भी है। इसलिए आप कभी भी एक अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए इंसान के अंदर पैशन और जमालात की ज़ौक़ होना चाहिए, जबकि आपके अंदर महज इस्तलाल है।
वो बड़े सुकून से उसकी ज़ात का तजिया कर रही थी, बल्कि उसके वक़्तिये उधेड़ रही थी। ग़ालिबन ये हाशिर की उस बात का बदला था जब उसने एड एजेंसी के सिलेक्शन का कहा था। किसी ताज़ियाने की तरह लगी थी वो बात हिबा को। बहुत शुक्रिया आपकी इस एनालिसिस का, मशकूर हूँ। ना चाहने पर भी हाशिर के लहजे में तीखापन दर आया था। ये शायद ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि किसी ने इस कदर साफ गोई से उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया था। होना तो ये चाहिए था कि मदद करने की वजह से हिबा बहज़ात का रवैया उसके साथ तशक्कुर आमेज़ होता, मगर उसके बरअक्स वो उसे खरी खरी सुना गई थी। जवाब में यू आर वेलकम कहकर अब वो भी रिक्शे से बाहर देखने लगी थी। फिर काफ़ी देर इन दोनों के दरमियान खामोशी रही। रास्ते जगह जगह से बंद होने की वजह से रिक्शे वाले को बार बार रूट बदलना पड़ रहा था। उस पर ट्रैफिक का रश वो वाकई घबरा गई थी। उफ, आखिर हम कैसे और कब घर पहुंचेंगे? हर 10 मिनट बाद वो परेशान लहजे में सवाल करती। रिलैक्स, पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत करें। हाशिर अपनी फिक्रमंदी छुपाकर बज़ाहिर उसे तसल्ली दे रहा था। परेशानी मुझे अपनी नहीं, घर वालों की है। मैं कहाँ हूँ मुझे पता है, मगर वो नहीं जानते कि मुझ पर क्या गुजर रही है। वो तशवीश से कह रही थी। ये पहली बार था कि उसे हिबा की बातों में माकूलियत नजर आई थी। तो इन्हें फ़ोन करके बता दें, मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, बेचारगी से मसला बयान किया। तो हाशिर ने अपना सेल फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो मेरे सेल से कॉल कर ले। कैसे करूं? मुझे किसी का नंबर जुबानी याद नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने रूहान से लहजे में कहा। तो हाशिर के माथे पर शिकने दर आईं। ऐसे ही मौक़ों के लिए टेलीफोन डायरी साथ रखी जाती है। सेल फोन का क्या है, टूट भी सकता है, खो भी। फ़ोन वापस जेब में रखते उसने नासिहाना लहजे में कहा। तो उसने उस बात में सर हिला दिया। ध्यान ही नहीं रहा। कभी ऐसा हुआ जो नहीं, मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, उसके लिए पहले से खुद को तैयार रखा जाता है। वो नरमी से कह रहा था। जी ये तो है, आइंदा ख्याल रखूंगी। इस बार वो अच्छे बच्चों की तरह मान गई थी। फिर कुछ याद आने पर बोली, आप ऐसा करें, डाटा ऑन करें, मैं फेसबुक से पापा का नंबर निकाल लेती हूँ। सॉरी, मगर मेरे पास डाटा नहीं है। हाशिर का अगला जुमला बहुत हैरान कुन था। क्या वाकई? हैरत से उसकी कुशादा आंखें मजीद कुशादा हो गई थीं। कोई डाटा के बगैर कैसे जिंदा रह सकता है? इस मुल्क में लोग बगैर रोटी खाए भी जिंदा रह रहे हैं मैडम। आप डाटा की बात कर रहे हैं? उसकी बेयकीनी से कहने पर हाशिर ने तीखेपन से जवाब दिया और वो लब भींच कर खामोश हो गई और दिल ही दिल में खुद को ऐसी बेतुकी बात कहने पर मलामत करने के बाद खैरियत से घर पहुंच जाने की दुआ मांगने लगी। मगर रास्ते में हर जगह रश था। 40 मिनट में तय होने वाले रास्ते पर इन्हें 2.5 घंटे लग गए थे। फिर वो बड़ी मुश्किल और काफ़ी देर से घर पहुंच सके। अपने इलाके में दाखिल होते ही हिबा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। फिर हाशिर की तरफ मुड़ी। पहले वाले तंजिया अंदाज के बजाय तशक्कुर के बेपाया एहसास से मगलूब होकर उसने हाशिर का शुक्रिया अदा किया। मेरे पास अल्फाज नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं हाशिर साहब, मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार हूं आपकी। वो कह रही थी, लहजे में एहसान मंदी थी। इट्स ओके, आखिर वाकफियत का लिहाज भी तो करना था। यूं भी आपकी फैमिली गैदरिंग में शामिल होने के एहसास का कुछ रिटर्न तो बनता ही था। वो पुरस्कून लहजे में बोला तो वो निदामत महसूस करने लगी। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मैं थोड़ा रूड थी आज। इनफैक्ट उस दिन आपकी एड एजेंसी वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, इसलिए पेशमानी से कहती वो बात अधूरी छोड़ गई। तो हाशिर ने उसके चेहरे पर लिखी निदामत को पढ़ लिया। इट्स ओके, आपने वो कहा जो आपके दिल में था, एक तरह से अच्छा ही किया। नेगेटिव बातें दिल में रखने से इंसान की अच्छी सोचें मनफी हो जाती हैं। एनीवेज, उसने मतानत से कहकर बात ख़त्म कर दी। तो वो पुरसुकून होकर मुस्कुरा दी। हाशिर साहब, मेरा भतीजा ग्रेड 10 में है, क्या आप उसको मैथ्स की ट्यूशन घर पर दे सकते हैं, इसी एड्रेस पर? रिक्शा उसके गेट पर रुका तो नीचे उतरते हुए हिबा के लबों से बिला इरादा ये सवाल फिसला, जिस पर हाशिर समेत वो खुद भी चौंक गई थी। हाशिर भी उसके साथ रिक्शे से उतर गया था। उसने वॉलेट से किराया निकालकर पहले रिक्शे वाले को पकड़ाकर चलता किया और फिर एक विजिटिंग कार्ड हिबा की तरफ बढ़ाया, जो सवाल करके लब भींचे इससे खामोशी से किराया अदा करते देख रही थी। टीचिंग मेरा काम है मिस हिबा, और यूं भी बकौल आपके मेरे अंदर इस्तदलाल ज़्यादा है, तो इस लिहाज से मुझे आपकी ऑफर मानने में कोई तामुल नहीं। शाम के धंधके में हाशिर मंसूर के लबों पर चंद सानियों के लिए उभरती संजीदा और नपीतुली मुस्कुराहट हिबा बहसात को बहुत भली लगी। दैट्स गुड। उसकी बात के नतीजे में हिबा मुस्कुरा दी थी। फिर यकदम याद आने पर चौंकी थी। अरे, आपने रिक्शे वाले को जाने क्यों दिया? अब खुद कैसे जाएंगे आप? ये आपका मसला नहीं। शुक्र है आप बखैरियत घर पहुंच गई हैं, अब अंदर जाइए। वो आगे बढ़ने लगा था और किराया हिबा ने अकब से पुकारा। उस रोज़ आपकी पसंद का फोटोशूट नहीं हो सका था, उसका हर्जाना समझ लें। अल्लाह हाफिज़। वो पलटे बगैर कहता मेन रोड की तरफ जाती स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया था और पीछे खड़ी हिबा कितनी ही देर उसे जाता देखती रही। उफ, कहाँ रह गई थी हिबा? घर में सब कितना परेशान थे। शिराज भाई तुम्हें कोचिंग सेंटर लेने भी गए, मगर तुम वहाँ नहीं थी। कितनी कॉल्स की तुम्हें? उसके गेट में दाखिल होते ही रानिया ने उसे गले लगाकर फिक्रमंदी से पूछा था, जो कुछ चुप चुप सी लग रही थी। चार्जिंग खत्म हो गई थी सेल की, उसने सुस्त लहजे में बताया। सोनिया आपी की तो वो शामत आई है कि मत पूछो। चची सख्त नाराज हैं उन पर कि उन्होंने तुम्हें कैब से आने का मशवरा क्यों दिया। रानिया ने एक और खबर सुनाई थी, जिस पर वो खामोशी से नाखून कुतरती रही।
खैरियत है, अब तुम्हें क्या हुआ? डांट तो सोनिया आप ही को पड़ी है। ये तुमने अपना चेहरा किस गम में लटका रखा है? उसकी खामोशी पर रानिया ने उसे गौर से देखा था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके अंदाज से उकताहट जाहिर हो रही थी। बाय द वे, ये तुम आई किसके साथ हो? रानिया ने उसके मूड को तोड़ते एक और सवाल कर डाला था। हाशिर साहब के साथ। कौन हाशिर? वही फोटोग्राफर हाशिर। वैसे वो फोटोग्राफर नहीं, एक टीचर है। अंदर जाने के बजाय लॉन के संगी बेंच पर बैठते हुए उसने अस्पात में जवाब दिया था। तो इसमें यूं उदास उल्लू की शक्ल बनाने वाली क्या बात है? तुम्हें तो वैसे भी यकीन था कि वो अच्छा फोटोग्राफर नहीं है। रानिया ने उसकी इतला पर कंधे उचकाकर सवाल किया। हाँ, मगर इंसान बहुत अच्छा है। आज जब मेरे अपने घर वाले मुझे भूलकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे, वो न सिर्फ अपनी बाइक छोड़कर मेरी जिद करने पर मुझे रिक्शे पर घर ड्रॉप करने आया, बल्कि किराया तक नहीं लिया, हत्ता कि घर भी पैदल गया है वो। तिरछी नज़र से रानिया को देखते हुए उसने शाकी लहजे में कहा, तो उसके चेहरे पर खिफ्त दर आई। ऐसा नहीं है यार, जब तुम्हारी कॉल आई मैं सैलून में थी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि तुमने मुझे फ़ोन किया है। रानिया ने मुदाफ़ाना लहजे में सफाई दी थी। रहने दो रानिया, मुझे पता है ऐसा क्यों हुआ। सच तो यह है कि तुम सबको यकीन था कि चूंकि मैं आज की क्लास लेना नहीं जा रही, इसलिए जानबूझकर मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। वो भरी बैठी थी। कम ऑन हिबा, ये क्या तुम बेतुकी बातें सोचती रहती हो? पागल वागल तो नहीं हो गई हो कहीं? रानिया ने उसके चेहरे पर संजीदगी छाई देखी तो हल्के फुल्के लहजे में झिड़का, जिसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी अम्मी बेगम बहजाद ने वाकई सबको मना कर दिया था कि आज इसकी कॉल कोई नहीं सुनेगा जब तक कि वो अपनी क्लास लेकर वापस नहीं आ जाती। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो और अंदर चलो। चची परेशान हो रही हैं और फिर तैयार भी तो होना है। तुम्हें सिर्फ 1.5 घंटा है तुम्हारे पास। रानिया ने कसरत जल्दी मचाई तो वो नाचार उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। ताहम एक अजीब सा खालीपन था जिसे वो लाशऊरी तौर पर महसूस कर रही थी। कुछ कमी थी। क्या ये समझना उसके लिए मुश्किल था? यूं भी उसे देखकर जिस तरह सबकी जान में जान आई, वो अपनी खफगी को ज्यादा देर दिल से ना लगा सकी। मगर ये भी हुआ कि गौहर आपी के वलीमे में वो उस जोश और जज्बे के साथ शरीक नहीं हुई जो इसकी फितरत का खासा था। वेन्यू पहुंचकर उसकी नजरें बेअख्तियार किसी की तलाश में भटकी थीं और फिर स्टेज के पास खड़े वीडियो बनाते उमर के साथ हारून को देखकर उसके लब आप ही आप भिज गए थे। हाशिर इनके साथ नहीं था। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। खैरियत, आजकल तुम कहाँ गायब हो? हाशिर मंसूर, उस दिन तुमसे फोटोशूट क्या करा लिया तुमने? तो अपना बीपी ही शूट कर लिया और साथ ही हमें भी भूल गए बैठे। जो ही उसने ऑफिस में कदम रखा, उमर ने उसे आड़े हाथों लिया था। बाकी इस पूरे हफ्ते में इसे वक्त नहीं मिला था कि वो जोज वेडिंग प्लानर के ऑफिस आता। कुछ तो इसे फ्लू था और कुछ फाइनल सेमेस्टर्स की तैयारी के लिए भी वक्त दरकार था। तुम जरा कम किया करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस वक्त तुम लोगों की हेल्प की ज़रूरत थी सो कर दी, मगर आइंदा ऐसा सोचना भी मत। उसने उमर को तंग नज़रों से देखा था। मगर यार हाशिर, तुम्हारी शूट की हुई तस्वीरें बड़ी ज़बरदस्त हैं सच में। एक क्लास रिजल्ट रहा उनका। मैं तो कहता हूँ तुम इस काम को सीरियस लो। चलो मुस्तकिल बुनियादों पर ना सही फ्रीलांसिंग ही कर लो। हारून ने इस दौरान लैपटॉप उसके सामने करते उसका किया हुआ फोटोशूट दिखाना शुरू किया तो लाइट ग्रीन गाउन में मलबूस सिपा बहजाद के चेहरे ने स्क्रीन पर रोशन होकर बहुत कुछ याद दिला दिया। नॉर्मल ही है जैसा तुम करते हो, उसने नज़र फेरते हुए बेपरवाही से कहा था। खैर ऐसा बिल्कुल नहीं, ये देखो वलीमे वाले दिन की पिक्स जो इस हारून ने बनाई हैं, इनमें वो मज़ा नहीं। उमर ने लैपटॉप अपने करीब खींचकर अगली फाइल खोली और धड़ धड़ तस्वीरें स्विप करने लगा और फिर आखिरी तस्वीर जिस पर उसका हाथ रुका वो हिबा बहजाद की थी। रॉयल ब्लू सूट में मलबूस गुमसुम सी हिबा इस हिबा से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी जिसे उसने बारात वाले दिन हंसता खिलखिलाता देखा था। क्या हुआ, तस्वीर अच्छी लग रही है या लड़की? उमर ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो उसने झुंझलाकर उमर को घूरा, जबकि हारून हंसने लगा था। तुम कभी इंसान नहीं बन सकते, हमेशा फजूल बोलना। ना मानो मर्जी तुम्हारी। वैसे लड़की है बहुत अच्छी और तुमसे इम्प्रेस भी। आज तो हारून भी उमर का साथ दे रहा था। शोखी से बोला तो उसने भवें स्केड़ कर इन दोनों को देखा। और ये कशफ कैसे हासिल हुआ आप दोनों आमिल हजरात को? तंजिया लहजे में सवाल करते हुए वो इन दोनों को खफगी से देख रहा था। अरे, हम तो उड़ती चिड़िया के पन गिन लेते हैं, वो तो फिर एक नादान सी लड़की है। वलीमे वाले दिन हारून के हाथ में कैमरा देखकर बहुत मायूस हुई थी। बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसके लहजे के उतार चढ़ाव से ही हमने उसका जहन पर डाला। उमर अपने कारनामे पर फख्र करते हुए बोला तो उसकी आंखों में तपिश उतर आई। लड़कियों के जहन पढ़ने के बजाय अगर तुमने कोर्स की किताबें पढ़ ली होती तो आज कहीं के कहीं होते तुम। हर वक्त एक ही एंगल से चीज़ों को देखना बेवकूफ़ी की निशानी होती है, समझे? बहरहाल ये रसीदें पकड़ो, बशीर अंकल आए तो इनको दे देना, उसने तीखेपन से कहते हुए दोनों की जुबानों को ब्रेक लगाए थे। फिर बेनियाजी से उठ खड़ा। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो शाम के 4 ही बजे हैं, हारून ने उसे टोका था। हाँ, एक नई ट्यूशन मिली है इस टाइम पर। कहाँ? कहीं दूर है? उमर को खुदबुद लगी थी। हाँ, डॉक्टर बहजाद के पोते को पढ़ाना है। बिलाखिर उसने बता ही दिया।
जानता था कहीं और से नहीं, इन्हें पता चलता तो वो ज्यादा फंसाने तराशते। आहा, मुबारक हो। तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। उमर ने उठकर जबरदस्ती उससे मुसाफा करते हुए कहा तो उसने झुलाकर अपना हाथ खींचा था। इंसान बन जाओ तुम। जिस दिन तुम दूल्हा बने उस दिन जरूर बन जाऊंगा, पक्का अहद है ये। उमर की खुशी दीदनी थी। और मैं शाबाला। हारून भी खुलकर हंसता था। पागल हो तुम दोनों, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। जवाबन वो तेवरी पर बल डाले नफी में सर झटक कर आगे बढ़ गया था। हाँ, मगर तुम्हारा मुस्तकबिल जरूर बन सकता है यारा, कोशिश करना मत भूलना। बाहर निकलते निकलते उसे उमर की हाँक सुनाई दी गई, जिस पर एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट उसके लबों को छूकर मिट गई। उसे नायला के जरिए पता चला कि अम्मा ने सजीला के लाए हुए रिश्ते से इनकार कर दिया है, जबकि नायला उसकी शदीद हामी थी। भाई, आप अम्मा को समझाएं, आपा की उम्र बढ़ती जा रही है। इस पर मेरी शादी होने की वजह से इनके लिए अच्छा रिश्ता मिलना और भी मुश्किल हो गया है। फिर बुराई क्या है सजीला के देवर में, आप पता करें अम्मा से। नायला ने उसे मुतला करने के साथ साथ ये काम भी उसके जिम्मे लगा दिया। तो इस शाम वो उनके पास आ बैठा। लड़के में कोई खामी नहीं है बेटा, मगर मेरे इनकार करने की वजह यह है कि लड़का बहरीन में जॉब करता है। 2 साल में 1 माह की छुट्टी पर आना उसका मामूल है, मगर जॉब वीजे की वजह से बीवी को साथ नहीं ले जा सकेगा। मतलब उसकी बीवी हमेशा यहीं ससुराल में रहेगी। तो इसमें ऐसी क्या कबाहत है अम्मा? कितने ही लोग पाकिस्तान से बाहर जॉब करते हैं और उनकी फैमिलीज यहाँ होती हैं। उसने रुसान से कहा था। शादी का मतलब तन्हा रहना नहीं होता बेटा। ये कैसी शादी है जिसमें औरत अपने साथी के साथ रह ही नहीं सकती? ठीक है, लड़का कमाता अच्छा है, मगर बुजुर्ग कह गए, फट पड़े वो सोना जिसे टूटे कान। तुम्हारे अब्बा की जुदाई ने मुझे सिखा दिया है कि शौहर के साथ में असल खुशी होती है। मैं नहीं चाहती कि आज मेरी समरा जो शादी होने का इंतजार कर रही है, कल को सारी जिंदगी शौहर के आने की मुंतजिर रहे। गोया आज भी वो अकेली है, कल भी तन्हा रहे। अम्मा का अपना फलसफा था। उसने अम्मा के दरवाजे की दहलीज पर खड़ी समरा को देखा, जिसके चेहरे पर सुकून दर्ज था, और यूं वो उनसे कुछ कहे बिना वहां से उठाया था। उसने अपने दिल में झांका तो एहसास हुआ कि वो खुद भी इस रिश्ते से राजी नहीं था। वजह शायद सजीला थी, जिससे हुई आखिरी मुलाकात उसे अपनी किस्मत के फैसले पर शाकिर कर गई थी। जिंदगी आगे की तरफ सफर कर रही थी और वो उसका साथ देते हुए आगे बढ़ जाना चाहता था। मुड़कर देखने से पत्थर हो जाने का डर जो था, वो जैद को पढ़ाने जाता तो अक्सर ही हिबा से भी सामना हो जाता था, मगर आपस में बात करने की नौबत वो कम ही आने देता था। हिबा के चेहरे पर लिखी तशक्कुर की तहरीर रफ्ता रफ्ता उन्मान बदलने लगी थी। उसे हिबा की आंखों से डर लगने लगा था, जिनमें हाशिर को देखकर रोशनी की एक मशल सी जल उठती थी, जिसे नजरअंदाज करने के बावजूद वो उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर पाता था। और फिर रफ्ता रफ्ता इस मशल की रोशनी से अपने इर्द गिर्द हाला बनाती महसूस होने लगी, तो वो खुद से उलझने लगा। उस दिन वो जैद को पढ़ाकर घर जाने के लिए बाहर निकला तो लॉन में संगी बेंच पर बैठी हिबा बहजाद को देखकर कदम थम से गए। मस्टर्ड कलर का लिबास पहने ढलती धूप में बैठी वो चाय से लुत्फानंदोज हो रही थी। सूरज का सुनहरा सोना उसके गालों को कुंदन बनाए हुए था। नजरों के टकराव पर एक बेसाख्ता सा दोस्ताना तबस्सुम हिबा बहजाद के चेहरे को खिला गया। गोया हाशिर के रुकते कदम उसकी नजरों से छुप ना सके थे। हाशिर को खिफ्त ने आ घेरा। कैसे हैं आप? वो अपनी जगह से उठकर आ गई थी। सादा से लहजे में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मुरव्वत का तकाजा निभाते उसने भी पूछ लिया था। क्या सुनाऊं, गजल या नज़म? ये वैसी आती मुझे दोनों ही नहीं है। जवाब में वो गुफ्तगी से बोली तो हाशिर इस बरजस्ता गोई पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। फिर संजीदगी से पूछने लगा, बाय द वे आपके इंट्री टेस्ट का क्या बना? रिजल्ट कब तक मुतवक्को है? 35 दिन में आता था, अब शायद 6 दिन रह गए हैं। उसके सवाल पर हिबा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। नाक छोड़कर कहा, चलिए फिर मैं दुआ करूंगा कि आप कामयाब हो जाएं। प्लीज मत कीजिएगा, कम अज कम मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं पास हो जाऊं। उसके कहने पर हिबा ने बिला तौक़ुफ़ कहा तो उसने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा था। अभी तो सिर्फ चंद महीने पढ़ पढ़ कर दिमाग थक गया है मेरा। खुदा न खास्ता अगर पास हो गई तो अगले कई सालों के लिए पापा मुझे किसी लाइब्रेरी में बंद कर देंगे। उसने झुरझुरी देकर कहा तो वो बोम सा मुस्कुराया। गोया इतनी मेहनत करने के बावजूद आप मेडिसिन पढ़ना नहीं चाहती? वो पूछ रहा था, जिस पर हिबा ने जोरों शोर से सर इस्पात में हिला दिया था। सिर्फ इसलिए कि ये आपकी फैमिली की ख्वाहिश है, आपकी अपनी नहीं। यही समझ लें, मेरा मानना है कि जिसकी आंखें हैं ख्वाब भी उसी के होने चाहिए। हिबा बहजाद अपनी आंखों से ख्वाब देखने और उनकी ताबीर पाने पर यकीन रखती है। गहरा लहजा गहरी बात। हाशिर को लगा हिबा की आंखें उसके अल्फाज का साथ दे रही हैं। एनीवेज आप बताइए, आपके फाइनल एग्जाम्स का शेड्यूल अनाउंस हो गया? अगले लम्हे वो मुस्कुराकर इस खास कैफियत से बाहर निकल आई थी, जिसने कुछ लम्हों के लिए उसे अपना असीर कर लिया था। जी, अगले माह से शुरू हो रहे हैं, 4 हफ्ते तक चलेंगे। वो भी खुद में लौट आया था। तो क्या इन दिनों में आप यहाँ आना छोड़ देंगे? फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाशिर के जवाब देने पर वो बहुत बेकरारी से कह गई थी। हाशिर ने चौंक कर उसे देखा, जिसकी आंखों में बेचैनी रकम थी, तो वो सिटपटाकर सफाई देने लगी। मेरे कहने का मतलब है
जैद के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद उसके भी तो मिड टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी आप फ़िक्र मत कीजिए, मिड टर्म की तैयारी मैंने उसे करा दी है। उम्मीद है ज़ैद को कोई मसला नहीं होगा। एकदम वो अपने ख़ौल में सिमट गया था और फिर फासले बिछाते लहजे में अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए गेट की तरफ बढ़ा तो हिबा behज़ाद हमेशा की तरह उसे जाते देखती रह गई। बस कर दो मौसूफ जा चुके हैं। यकदम रानिया ने अकब से आकर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई थी। हाँ, मगर वापस आने के लिए। रानिया की मैलीखेज़ नज़रों के जवाब में उसने मुस्कुराते हुए यकीन से कहा तो रानिया भी हंस दी और फिर बहुत सारी दुआएं गोया एक साथ ही कबूल हो गई। हिबा इस बार भी टेस्ट क्लियर ना कर सकी और घर भर की डांट फटकार पुरसुकून होकर सर झुकाकर सुनने के बाद उसने बी फार्मेसी में एडमिशन ले लिया। दूसरी तरफ अम्मा को समरा के लिए एक मुनासिब रिश्ता मिल गया था। लड़का प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी मगर ख़ानदान अच्छा और लोग देखे भाले थे। अम्मा ने हाशिर के ज़रिए मालूमात करवाकर शादी तय कर दी। इन्हीं दिनों हाशिर को मास्टर्स में शानदार कामयाबी हासिल होने की वजह से अप्लाइड मैथ्स के स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब कर लिया गया तो समरा की शादी की खुशी में इस खबर ने 4 चांद लगा दिए। यूँ लग रहा था जैसे अम्मा और बहनों ने उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए जो ख्वाब देखे थे इनके पूरा होने का वक्त करीब आ गया हो। मगर इस ताबीर की खातिर उसे इन सब से दूर जाना था, जुदाई मोल लेना थी। समरा के इसरार पर शादी बहुत सादगी से की गई। उमर और हारून समरा की शादी से लेकर उसके बैरून मुल्क जाने के तमाम इंतजामात में पेश पेश रहे। हस्बे साबिक उनके तामुन के बाइस बहुत से काम करना उसके लिए आसान हो गए और यूं बहुत सी मुश्किल मराहल से गुजर कर बिलाखर वो वक्त भी आ गया जब उसके जाने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया। सबको अलविदा कह दिया तुमने या किसी को बिन बताए भी जा रहे हो हाशिर? आज वो तीनों रेस्टोरेंट के खूबसूरत माहौल में जमा थे। ये अलविदाई लंच हारून की तरफ से था। खाने के दौरान यूं ही बातों बातों में अचानक उमर ने इस्तफसार कर डाला तो पानी का गिलास उठाते हुए उसका हाथ रुक सा गया। हाँ, अपने तमाम स्टूडेंट्स को बता दिया है मैंने कि मैं जा रहा हूँ वो किसी और का इंतजाम करने, जबकि कोचिंग सेंटर वालों का नोटिस पीरियड भी कल खत्म हो गया। उसने नजर चुराते हुए जवाब देकर गिलास लबों से लगाया तो उमर ने गहरी निगाह उसके चेहरे पर जमा दी। आर यू श्योर हाशिर? अब ये सवाल हारून की तरफ से था। उसने चंद सेकंड्स के लिए लब भींचकर इन दोनों को देखा और फिर प्लेट में चम्मच रखकर कुर्सी की बैक से कमर लगाकर बैठ गया। खुलकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम लोग? किसकी बात कर रहे हो? उसने उलझन आमेज अंदाज में सवाल किया था। ओह कम ऑन हाशिर, अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानते कि हम हिबा behज़ाद की बात कर रहे हैं। रवायत और मामूल से हटकर हारून आज संगीन हद तक संजीदा था। हिबा behज़ाद, उसका यहाँ क्या जिक्र? उसने माथे पर बल डालकर इन दोनों को देखा था। अरे घामड़ इंसान, अगर हिबा behज़ाद नहीं तो क्या इस वक्त हॉलीवुड एक्ट्रेस इमा स्टोन का जिक्र किया जाना चाहिए तुमसे? उमर ने झुंझलाकर उस पर आंखें निकाली थीं, जिसके जवाब में उसने गहरी सांस खारिज की थी। उसके भाई शिराज साहब को पिछले हफ्ते फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि मैं जैद को पढ़ाने नहीं आऊँगा। बस इतना ताल्लुक था मेरा उस फैमिली से, जो अब बाकी नहीं रहा। लिहाजा अब तुम भी कोई गैर ज़रूरी बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। सर्द लहजे में कहकर उसने अपनी तवज्जो खाने की तरफ मबजूल करना चाही तो उमर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। ओह वो सादा सी लड़की, उसके नाजुक एहसासात, उसके ख्वाब, क्या कोई चीज़ भी तुम्हारी निगाह में अहमियत नहीं रखती हाशिर? स्टॉप इट उमर, वो एक इज्जतदार लड़की है, क्यों बिला वजह उसका नाम मेरे साथ लेकर उसे बदनाम कर रहे हो? उसका सख्त अंदाज बेलचक था, तो क्या वो तुम्हारी इज्जत नहीं बन सकती हाशिर? हारून ने कड़े लहजे में सवाल किया तो उसने चंद सेकंड्स के लिए लब भींचकर खुद को कुछ कहने से रोका और जब बोला तो कुछ नहीं छुपाया। मुझे अभी अपना कैरियर बनाने के लिए पता नहीं कितने साल दरकार हैं दोस्तों, जबकि उसकी फैमिली के पास मुझसे बेहतर कई ऑप्शंस मौजूद हैं। उसकी स्याह आंखों में कुछ दिन पहले का मंजर उतर आया था जब वो जैद को पढ़ाकर बाहर निकल रहा था और एक शानदार कार आकर हिबा के घर के सामने रुकी थी। तब जैद ने उसे बताया कि ये फैमिली हिबा के सिलसिले में घर आई है। गाड़ी से उतरने वाला शख्स भी बहुत खूबरू था। तो अब तुम भी तो हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हो हाशिर? यकीनन बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा तुम्हारा। हाँ, मगर इस फ्यूचर तक पहुँचने के लिए एक लंबी राह चलना है मुझे। मैं अब मज़ीद किसी को अपने नाम पर वेटिंग रूम में बिठाना नहीं चाहता। ये जो इंतज़ार होता है ना यारो, ये बड़ा जान गसल होता है, हर कोई झेल नहीं पाता। इसकी बेचैन आंखों में माजी की गर्द उड़ रही थी। यूं भी अम्मा ने हम तीनों के लिए बहुत कुछ किया है, उनके भी मेरे हवाले से कुछ अरमान होंगे और कुछ ख्वाब होंगे जो वो पूरे करना चाहती होंगी। बहुत खूब, तो तुम्हारी इन आला कुर्बानियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या गिनीज बुक रिकॉर्ड में रजिस्टर कराया जाएगा? उमर इस्तेज़ाई अंदाज में बोला था। प्लीज़ उमर, तुम समझने की कोशिश करो। हिबा एक आला तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती है। मेरी फैमिली का कोई जोड़ नहीं उनसे। जिस गांव जाना नहीं उसके कोस गिनने से फ़ायदा। उसने हार मानकर आखिर सच बता ही दिया। मैं इस भली लड़की को वो ख्वाब नहीं दिखाना चाहता जिनकी कोई ताबीर ना हो। एक बार पहले भी ये गलती कर चुका हूँ मैं, चाहे वो लड़की खुद तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हो। हाँ, तब भी उसने बेबसी से कहा था, और खुद तुम्हारा दिल, तुम्हारे ख्वाब।
क्या इनकी कोई अहमियत नहीं तुम्हारी अपनी निगाह में? हारून ने दिल वारी से दरियाफ्त किया। उसने देखा उसके दोस्त उसकी खातिर इससे खफा हो रहे थे। जवाब में उसने सर को नफी में हिला दिया था। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि जिसकी आंखें हों ख्वाब भी उसी के होने चाहिए। तो फिर अपने ख्वाबों की ताबीर का बोझ हम कैसे दूसरे पर डाल सकते हैं? सो प्लीज़ अब तुम लोग इस मौजू को ख़त्म करो और उठो यहाँ से। मुझे सफ़र के लिए कुछ ज़रूरी सामान भी लेना है। हाशिर, क्या इस तरह तुम जी पाओगे? वो जी लेगी। हमेशा हर बात को शोखी में उड़ा देने वाला उमर इस बार बहुत संजीदा था। कोई किसी के लिए नहीं मरता उमर, हम दोनों भी जिंदा रह लेंगे, थके थके लहजे में कहकर उसने बात खत्म कर दी थी। और फिर वहां से उठकर जाते हुए वो ये जान ही ना सका था कि उसकी टेबल के बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर रानिया के साथ बैठी हिबा बहजाद अपने आंसू रोकने की कोशिश में निढाल हो रही थी। सुन लिया तुमने हाशिर मंसूर को? ऐसे कम हिम्मत इंसान से दिल लगा बैठी थी तुम। उसके लिए डॉक्टर रजा जैसे काबिल शख्स का प्रपोजल ठुकराने चली थी। रानिया ने दूर जाते हाशिर की पुश्त को घूरते हुए उसे मलामत की तो जब्त का बंधन टूटा था। वो एकदम फूट फूट कर रोई और रानिया अरे अरे करती रह गई। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। नफ्सियात की रो से देखा जाए तो बिछड़ जाने वाले शख्स को भुलाने में इंसानी दिमाग 21 दिन लेता है, मगर नफ्सियात का ये असूल सिर्फ और सिर्फ दिमाग के लिए ही है, जबकि दिल का कोई असूल नहीं होता। बात जब दिल पर आ जाए तब 21 साल भी कम पड़ जाया करते हैं। उसे कैलिफोर्निया आए 3.5 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने अप्लाइड मैथ्स में मास्टर करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए 1 साल का माहिदा भी कर लिया था, जिसे पूरा करने में महज 1 माह बाकी था। कितना ही वक्त गुजर गया था और गुजर रहा था, मगर यूं लगता था जैसे एक एक लम्हा उसके दिल पर पांव रखकर बीता हो। दिन तो फिर भी मसरूफियत की नज़र हो जाता, शामें दोस्तों या स्टूडेंट्स की संगत में गुजर जाती, लेकिन तेरह रातें, कभी हद से ज़्यादा और घुटन वाली रातें, तो कभी सर्दियों की यकबस्ता और ठठठी रातें हाशिर मंसूर को बिखेर बिखेर देती थी। बस वो एक मुहतरम चेहरा उसका पीछा नहीं छोड़ता था। हिबा बहजाद का चेहरा। जिस रोज उसकी फ्लाइट थी, वो अम्मा और बहनों को घर से ही अलविदा कहकर हारून और उमर के साथ एयरपोर्ट आया था। सामान गाड़ी से उतारकर वो दोनों भी उसको बहुत से वादे वही देकर रुखसत हुए तो वो अपना सफरी बैग संभाल कर डिपार्चर लाउंज की दाखिली दरवाजे की तरफ जाने वाली कितार के साथ आगे बढ़ने लगा था कि एक मानूस चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके कदम जैसे जकड़ गए। हिबा बहजाद जो कभी हंसी का उन्मान हुआ करती थी, आज किसी दर्द से चूर आंख के लर्जीदा आंसू की माने नजर आ रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की का सामना करने से बचने के लिए उसने ग्रेस की राह अपनाई थी, वो उसकी सारी मेहनत को अकारत करके यूं अचानक सामने आ खड़ी होगी। आपने तो खुदा इस कहने की रस्म निभाना भी जरूरी नहीं समझा हाशिर साहब, तो मैंने सोचा मैं ही अलविदा कह आऊं। बुत बने हाशिर से 2 कदम के फासले पर रुकी। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, मगर उसका ये सोगवार तबस्सुम उसके भरम का पर्दा चाक किए दे रहा था। आप यहाँ अकेले क्यों आई हैं हिबा? अब वापस कैसे जाएंगी? उसके तंज का बुरा मानने के बजाय हाशिर ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कदरे सख्त लहजे में पूछा था। हिबा के साथ कोई नहीं था। अजीब फिक्रमंदी थी हिबा के दिल को किसी ने जैसे चुटकी में लेकर मसल डाला था। तड़प कर उसे देखा। ये आपका मसला नहीं, शुक्र है आप बखैरियत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब अंदर जाइए। हाशिर की उस दिन की कही बात उसे लौटाते हुए वो बराह रास्त उसकी आंखों में दिख रही थी। हाशिर की समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहे, जिसने उसका एक एक लफ्ज अपने दिल में संभाल रखा था। चलिए भाई आगे बढ़ें या फिर लाइन में से हट जाएं। किसी ने अकब से पुकारा तो वो दोनों चौंके। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। यकदम हिबा ये कहकर एड़ियों के बल मुड़ गई तो वो बस देखता ही रह गया। थके थके अंदाज में कदम घसीटता वो लाउंज के दरवाजे में दाखिल होने ही लगा था कि एक पोर्टर करीब आया। लीजिए साहब, आपकी अमानत। अभी जो मैम आपसे बात कर रही थी उन्होंने दिया है। एक तरफ इशारा करते पोर्टर ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने बेअख्तियार रुख फेर कर उस जानिब नजर दौड़ाई। दूर खड़ी हिबा उसे ही देख रही थी। ले लीजिए सर, जुदाई के सफर में यही मोहब्बत नामे तो ज्यादा राह होते हैं। पोर्टर ने एक बार फिर उसे पुकार कर गहरी मुस्कुराहट समेत कहा और उसने चौंक कर लिफाफा उसके हाथ से ले लिया और एक बार फिर निगाह उठाई, मगर अब वो जगह खाली थी। हिब्बा जा चुकी थी। उसने किसी तकलीफ दे एहसास में घिरते हुए लिफाफा चाक किया था। हिब्बा बहजाद को अपने नुकसान का कोई हर्जाना कबूल नहीं। भला खसारे भी कभी इतने सस्ते हुए हैं? 2000 के नोटों के साथ लिफाफे में मौजूद सफ़े पर सिर्फ एक इबारत तहरीर थी। हाशिर को याद आया उस रोज रिक्शे वाले को उसने इतना ही किराया अदा किया था। फिर कितने ही दिन, महीने, साल गुजरते चले गए, मगर हिबा बहजाद का मुहतरम चेहरा वो बावजूद कोशिश के भूल नहीं सका। दिल दुहाई देता कि उसने बाजी खेले बगैर शिकस्त क्यों कबूल की, तो दूसरी जानिब इस्तदलाल कहता कि उसका उठाया हुआ हर कदम दुरुस्त था।
हिबा के काबिल बाप और ज़हीन भाइयों के मुकाबले में फ़िलहाल उसका कोई ख़ास मुकाम माशरे में, और फिर जो शख्स हिबा का तलबगार था उसके आगे भी हाशिर मंसूर की हैसियत मुस्लिम नहीं थी। उसकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। कंपनी ने उसे मुआहिदे की मुद्दत में तोसी की पेशकश की तो वो सोच में पड़ गया। स्टेटस आने के बाद वो एक बार फिर पलटकर पाकिस्तान नहीं गया था। इधर गुजरे बरसों में बहुत कुछ बदल चुका था। समरा और नायरा साहिबे औलाद हो गई थी। हारून ने शादी कर ली थी, जबकि उमर ने उससे अलग होकर कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर रखा था। वो सब उसे अपनी खुशियों में याद करते रहे, बुलाते रहे, मगर उसके कदम जैसे इस जमीन ने जकड़ लिए थे। अम्मा की मिन्नतें भी उसे वापस किया सफ़र के लिए राजी नहीं कर सकी, मगर अब जैसे वो भी थकने लगा था। ऐसे में पाकिस्तान से आने वाले उमर के मैसेज ने उसके फैसले की तफसील में लकब लगा दी। हाशिर मंसूर, तुमने अपनी किसी खुशी में मुझे शामिल नहीं किया, कम अज़ कम मेरी उम्र कैद या कैद बामुशक्कत के इस दुख में ही शिरकत करने आ जाओ। उमर का मैसेज उसके लबों पर मुस्कुराहट लाने का सबब बना था। बिला इरादा उंगलियां उसका नंबर मिला गईं। किस बेचारी की किस्मत फूट रही है, वो हंसते हुए उमर से पूछ रहा था। आकर नफ्से नफीस मिल लेना उस बेचारी से, उमर ने टुकड़ा तोड़ जवाब दिया। सच तो यह है कि अब्बा की अपनी गोरी बीवी के हाथों शामत आती देखने के बाद मैंने सोच लिया कि मेरे लिए कलमोही ही ठीक रहेगी, ताकि झगड़े के मौके पर ताने देने के लिए कोई ठोस वजह पास हो। हमेशा की तरह फलक शिगाफ कहका लगाते हुए वो बोला तो हाशिर भी बेसाख्ता हंस दिया। बस फिर तुम्हारा आना डन हुआ। मुझे पता है अगले माह तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। अब शराफत से टिकट कटाओ और पाकिस्तान पहुंचो, नहीं तो मैं पूरी बारात समेत वहां आकर धावा बोल दूंगा। उमर ने धमकी दी थी। फिर शायद ये उसकी मोहब्बत भरी धमकी का असर था, या फिर हाशिर मंसूर के अपने कदम इस सरजमीन से उखड़ चुके थे। उसने रखते सफर बांध लिया। बड़े अफसोस की बात है यार हाशिर, मेरी शादी के सारे इवेंट्स मिस करके तुम अब पहुंचे हो। वलीमे की शाम वो अम्मा को लेकर वेन्यू पहुंचा तो उमर ने बगलगीर होते हुए शिकवा किया था। शुक्र करो कम अज कम तुम्हारा वलीमा तो अटेंड करने आ गया है। ये मेरी बारी में तो मेरे बेटे के अकीके तक में अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी इसने। हारून ने मसनूई गुस्से से उसे देखा तो वो शर्मिंदा हो गया। वाकई अपने प्यारों की कितनी ही खुशियां उसने एक गम को मनाने की खातिर नज़रअंदाज कर दी थी। अच्छा, अब ये कॉम्प्लीमेंट सेंटर बंद करो और पहले मुझे भाभी से मिलवाओ, उसने नेदामत को झटकते हुए कहा तो हारून ने हंसकर उसके शाने पर मुक्का जमाया और साथ खड़ी बीवी से उसका तारुफ कराने लगा। उसके बाद उमर उसे अपने साथ स्टेज पर लेकर गया। इनसे मिलो, ये बीना है मेरी मिसेस, और बीना ये हाशिर है हमारा वो मफरूर यार जिसके बगैर कोई खुशी कभी मुकम्मल नहीं लगी। उमर का तारुफ कराने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने मजीद पेशमान किया था। शुक्रिया हाशिर भाई कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बीना ने खुशदिली से कहा तो वो ममनूनियत से मुस्कुरा दिया। मेरे ख्याल में खाना लगवा देना चाहिए, इस खामड़ के आने की खुशी में तो भूख भी चमक गई है, उमर ने बीना को मुखातिब करते हुए कहा था। 2 मिनट रुक जाइए, वो बस आने ही वाली है, बात हो गई है मेरी उससे, बीना ने उमर से मिलती जी लहजे में कहा तो उसने सवालिया नजरों से उमर की तरफ देखा। भाई जिसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हमारी मिसेज भी अपनी अजीज सहेली की मुंतजिर हैं, जिसके बगैर इनका दिन नहीं निकलता, बल्कि यूं कहो कि रात ही नहीं ढलती। और खाना तो उमर ने मामला उसके गोश गुजार करते हुए तुमार बांधना शुरू किया। लीजिए वो आ गई। अभी उमर का जुमला मुकम्मल नहीं होने ही लगा था कि मां बिना खुशी से इतला देते हुए एक तरफ बढ़ गई थी। फितरी तौर पर उसने भी सबके साथ गर्दन घुमाकर उससे देखा और फिर जैसे उसकी निगाह पलट ना सकी। हिबा बहजाद, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने कई बार पलकें झिपक कर देखा था। वो वाकई हिबा बहजाद ही थी। हनी कलर के खूबसूरत लिबास में मलबूस मेकअप और ज्वेलरी के बोझ से आज़ाद, लबों पर पुरखुलूस मुस्कुराहट सजाए बीना के हाथ में खूबसूरत गुलदस्ता पकड़ाते हुए वो यकीनन देर से आने पर माजरत कर रही थी। वो जिसे सजने संवरने का इतना शौक था, इस वक्त सादा मगर बावकार हुलिये में बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं। उसे अपने दाएं जानिब से उमर की सरगोशी सुनाई दी थी। आरजू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर ना जाए कहीं। आज तो हारून भी शोखी में उमर का दस्ते रास बना हुआ था। ऐसे में दिल की गहराइयों में उतरते बेपाया सुकून को महसूस करते हाशिर के लबों पर धीमी मुस्कुराहट खिलने लगी। उसे यूं लग रहा था जैसे एक तवील थका देने वाले सफर के बाद गुमगुश्ता मंजिल अचानक सामने आ गई हो, वो मंजिल जिसका सुराग वो गुम कर बैठा था। हिबा की नजर उस पर पड़ी तो यूं महसूस हुआ जैसे वक्त सांस रोककर कुछ देर के लिए थम गया हो। बिना अपनी खुशी में मगन उसका हाथ थामे स्टेज पर लाई तो धड़कनों के शोर से घबराई घबराई हिबा हाशिर मंसूर को जिंदगी की अवलीन सच्चाई लगी। उमर और हारून से सलाम दुआ करती वो उससे निगाह चुरा गई थी। अपनी दिली कैफियत को छुपाने की खातिर वो हाशिर की तरफ देखने से भी एतराज कर रही थी। ऐसे में हारून के साथ खड़े उमर ने हाशिर को कोहनी से टोका देते हुए धीमे लहजे में पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना?
اب ٹھیک ہے، اس کا برجستہ متبسم جواب ان دونوں کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا تھا، جس پر حاشر کی بے ساختہ ہنسی کی آواز بھی نمایاں تھی۔ پھر بقیہ تقریب بہت اچھی رہی، مگر ہبا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا۔ نہ وہ اس سے مخاطب ہوئی، نہ اسے اس کا موقع دیا۔ جو کچھ اس گھامڑ نے ہبا کے ساتھ کیا ہے، اس کی ناراضی جسٹیفائیڈ ہے۔ ہارون نے تبصرہ کیا تھا۔ عمر نے بھی سر ہلا کر متفق ہونے کا اندیا دیا۔ ہماری ذمہ داری اس کہانی کے دو کرداروں کو ملوانے تک کی ہی تھی، تاہم روٹھے کو منانے کا کام وہ کرے جس نے خفا کیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جھاڑ کر پیچھے ہٹ گئے تو حاشر ان کی بات پر زیر لب مسکرا دیا۔ کھانے کے بعد وہ بینا کے پاس چلی آئی۔ اب اجازت دو بینا، میں چلتی ہوں۔ مگر اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دیر اور رکو۔ بینا بضد تھی۔ کچھ دیر بعد بھی تم یہی کہو گی مگر میں بہت لیٹ ہو جاؤں گی، وہ ہنس کر بولی تھی۔ تو بینا بھی مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، اجازت دی۔ مگر جاؤ گی کیسے؟ گھر فون کرنے لگی ہوں، چھوٹے یا بڑے بھیا آئیں گے لینے۔ اللہ حافظ۔ بینا کو اطمینان دلاتے ہوئے وہ اسٹیج سے اتر آئی تھی۔ کوئی ہرجانہ قبول نہیں تھا تو سزا ہی سنا دی ہوتی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بھیا کو کال کرنے کے لیے سیل فون آن کرنے لگی تھی کہ پاس سے ابھرتی حاشر کی بھاری آواز اس کے چلتے قدموں کی رفتار کو سست کرنے کا سبب بنی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ذرا فاصلے سے اس کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا۔ کیا سزا دینے سے خسارہ مٹ جاتا؟ گردن ترچھی کرتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کر پوچھ رہی تھی۔ شاید نہیں، مگر اس سے کسک کچھ کم ضرور ہو جاتی۔ حاشر نپے تلے قدم اٹھاتا بہت سکون سے بات کر رہا تھا کہ اچانک وہ رکی اور اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اس سے بھی کیا فرق پڑ جاتا؟ یکدم وہ پہلے والی ہبا بن گئی تھی۔ تیز لہجے میں رک کر سوال داغا تو حاشر خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے اسے سننے لگا۔ ہمیشہ اپنے ذہن سے سوچا آپ نے، اپنی دلیلوں کو مقدم رکھا۔ دوسرا کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، اسے اہمیت دینا کبھی ضروری نہیں رہا نا آپ کے لیے؟ اور اگر میں کہوں کہ میں بھی وہی چاہتا تھا جو تم چاہتی تھی تو کیا ٹرسٹ کرو گی تم؟ تحمل سے اس کی بات سن کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے اعتراف کیا تو ہبا بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ جن آنکھوں کو میں نے خواب نہیں دکھائے تھے انہیں رت جگہ سونپنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا مجھے۔ اس کے لہجے میں صداقت تھی۔ حق کی بات تو آپ رہنے ہی دیں، فرض بھی کون سا ادا کیا آپ نے؟ وہ بھڑک گئی تھی۔ میں مانتا ہوں ہبا، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اگر تم خود کو میری جگہ پر رکھ کر دیکھو گی تو کیوں رکھوں میں خود کو آپ کی جگہ؟ کیوں؟ برہمی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر بول پڑی تھی۔ بازی کھیلے بغیر ہی شکست مان لی تھی آپ نے۔ اپنی فلاسفی کے پیچھے چھپ گئے تھے آپ۔ اسے خوف کہتے ہیں مسٹر حاشر، اور آپ کے خوف کی قیمت میں نے اپنی انا کو کچل کر چکائی تاکہ آپ کی انا کا پرچم بلند رہے، آپ کی خودداری کی فصیل قائم رہے۔ تب بھی آپ سے ایک قدم آگے بڑھایا نہ گیا، کوئی اعتراف نہ ہو سکا۔ ہبا کے اندر سالوں کا غبار بھرا ہوا تھا جو اس کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل رہا تھا۔ آج وہی اعتراف تو کرنا چاہتا ہوں ہبا۔ پہلے ہی میرے خود ساختہ خدشوں کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی میں نہیں چاہتا کہ اب تم کرو۔ وہ خاموش ہوئی تو حاشر نے اس کے غصے کے باعث سرخ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہہ دیا جو سننے کی وہ کب سے متمنی تھی۔ میں اس ویکینڈ پر تمہارے پاپا سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں سجل سجل جذبے لیے وہ بتا رہا تھا۔ ہبا زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ آنکھوں میں آئی نمی بہہ گئی تھی۔ دل پر چھائی خزاں کی رت اچانک بہار میں بدلنے لگی۔ تتلیوں کے موسم کی نوید سنائی دے رہی تھی، اور اگر اعتراض ہو تو پھر ہتھیلی کی پشت سے گالوں پر پھیلی نمی صاف کرتے ہوئے اب وہ شرارت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی شوخی کے باعث حاشر کی بے چین دل میں سکون در آیا۔ تو پھر آپ کے اس اعتراض کی خاطر میں نہیں لایا جائے گا محترمہ، کیونکہ یہ حاشر منصور کا فیصلہ ہے جسے بدلنے کی اجازت اب نہ حالات کو دی جائے گی نہ کسی خدشے کو۔ دل پر سے اترتے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسرت سے لبریز فیصلہ کن لہجے میں بولا تو ہبا کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے رنگ چھا گئے۔ اپنے جذبوں کے جواب میں فیصلوں کی یہی پختگی تو وہ اپنے شریک سفر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی، ایسی ہنسی جس میں خوشی کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی تھا۔ حاشر نے اسے یوں خوش دیکھا تو مسکرا کر اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا تھا، اور پیچھے اسٹیج کے پاس کھڑے ہارون اور عمر نے ان دونوں کو ایک ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف جاتے دیکھ کر ان کی ابدی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ ان کی ذرا سی کوشش سے حاشر اور ہبا کے گلستان میں تتلیوں کا موسم در آیا تھا۔